ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 301। मुझे किस बात का डर है। फायर स्पिरिट अकादमी के डीन की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने वार को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वे वांग बाओले के हमले की पूरी ताकत का सामना नहीं कर सके। ब्लेड के गिरने के साथ ही हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। हमले की परिणामी ताकत लहरों के रूप में बाहर की ओर बढ़ी। होटल के बाहर भीड़ में मौजूद छात्र सदमे में पीछे हट गए और कई लोगों के मुंह से खून निकलने लगा। हर कोई जल्दी से पीछे हटने लगा। फायर स्पिरिट अकादमी के शिक्षक भी खून से लथपथ मुंह उगलते हुए हिंसक रूप से कांपने लगे। पतंगों की तरह जो अपनी डोर से कट जाती हैं, वे लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चले गए। फायर स्पिरिट अकादमी के डीन के होठों से भी खून बह रहा था। उनके सिर पर चिपके बाल बिखर गए और धूल में बदल गए। उनका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। कृपान के ब्लेड का सपाट हिस्सा उनकी छाती पर जोर से लगा। वह मुड़ा और सड़क के उस पार फेंका गया, सीधे उसके स्कूल परिसर में जा गिरा। वांग बाओले ने उस पर दया दिखाई थी। आखिरी क्षण में उसने अपने ब्लेड को इस तरह घुमाया कि कुंद और सपाट सतह डीन पर लगी। अन्यथा फायर स्पिरिट अकादमी के डीन का सिर उसके ब्लेड के एक ही वार से कट जाता। मिस्टिक लूना दायरे में वांग बाओले ये हमला करने में सक्षम नहीं होता। वह केवल फाउंडेशन स्थापना दायरे में पहुंचा था और फाउंडेशन स्थापना दायरे ग्रेड रहस्यवादी तकनीकों को नहीं जानता था। हालांकि जब से वह पृथ्वी पर लौटा था, उसने लाइटनिंग दाव फर्स्ट वॉल्यूम का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग सकता है कि उसने केवल पहले स्तर पर ही महारत हासिल की थी और अपने दाहिने पैर पर बिजली का टैटू बनवाया था, लेकिन ये सच नहीं था। रहस्यवादी तकनीक का अभ्यास करने से उसकी स्पिरिट क्यूई को भी परिष्कृत करने में मदद मिली। यह अधिक आसुत हो गई थी, शुद्ध और मजबूत होती जा रही थी। इस अवधि के दौरान उसका शरीर भी पोषित हो रहा था और उसे चरम स्थिति में बनाए रखा जा रहा था। हरे कमल के साथ उसके मिलन ने उसके भौतिक शरीर को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समृद्ध बना दिया था। नतीजतन वह एक ऐसी युद्ध कौशल दिखाने में सक्षम था जो मिस्टिक लूना दायरे में उसके प्रदर्शन से कहीं बेहतर थी। अपने कृपाण से एक ही वार से डीन को उड़ा देने और दूसरे शिक्षकों में आश्चर्य और विस्मय पैदा करने के बाद वांग बाओले अचानक पलटा। ली वुचेन को घूरते हुए उसकी सांसें थोड़ी असमान थीं। ली वुचेन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में उसका अविश्वास और अविश्वसनीयता झलक रही थी। वह हमेशा से जानता था कि वांग बाओले बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग बाओले प्रकृति का ऐसा विचित्र प्राणी होगा। वांग बाओले, मैं तुम्हें अपने धार्मिक हथियारों का इस्तेमाल न करने की चुनौती देता हूँ। क्या तुम में ऐसा करने की हिम्मत है? ली वुचेन ने चिल्लाते हुए कहा और जल्दी से पीछे हट गया। वह हार मानने को तैयार नहीं था। अगर तुमने मेरे छात्रों को मारा तो मैं अपने धार्मिक हथियारों के साथ तुम्हारे पीछे आऊंगा। वांग बाओले ने तुरंत गुस्से से कहा और पलटवार किया। वह तेजी से बाहर निकला और अचानक तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत ही पकड़ लिया। उसने अपनी कृपाण उठाए और उसे काट डाला। मैंने नहीं। वांग बाओले के शब्द सुनकर ली वुचेन स्तब्ध रह गया। वह खुद को समझाने ही वाला था कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से हमले को रोक दिया। उसकी आंखें उसके ऊपर उसके सिर पर गिरते हुए ब्लेड पर केंद्रित थीं, इसलिए उसने वांग बाओले की आंखों में चमक और उसके दाहिने पैर से बिजली की तरह तेज किक नहीं देखी। उसकी सजगता तुरंत काम करने लगी। जैसे ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी, उसने किक को रोकने के लिए अपना बायां हाथ नीचे कर लिया। टक्कर की तेज आवाज आई। उसके बाएं हाथ की हड्डी तुरंत टूट गई और तेज दर्द से उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। कम से कम वह वांग बाओले के अचानक किक को रोकने में कामयाब रहा। तुम्हारा शरीर काफी मजबूत है। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। आखिरकार वे एक ही कॉलेज से थे और कट्टर दुश्मन या ऐसा कुछ नहीं था। ये बस एक छोटा सा विवाद था और वह केवल दूसरे को सबक सिखाने का इरादा रखता था। ये देखकर कि कैसे उसकी लात को रोक दिया गया था, वांग बाओले ने नाक सिकुड़ी। उसके दाहिने पैर में आराम कर रही बिजली चमक उठी। वांग बाओले के दाहिने पैर से एक बिजली का बोल्ट अप्रत्याशित रूप से एक गड़गड़ाहट के साथ निकला और ली वुचेन के घायल बाएं हाथ के चारों ओर फिसल गया। ली वुचेन ने सदमे और भय से देखा क्योंकि यह सीधे उसकी जांघ पर लगा। ली वुचेन के शरीर को एक लंगड़े चित्रे की तरह बाहर फेंके जाने पर एक दर्दनाक चीख निकली। वांग बाओले की तुलना में, जो अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से बच गया था और इसके लिए मजबूत हुआ था, ली वुचेन में स्पष्ट रूप से साधना, लड़ने की क्षमता और अनुभव की कमी थी। ली वुचेन वांग बाओले के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रख सकते थे जब वे दोनों ट्रूब्रीड दायरे में थे। हालांकि अब वे स्पष्ट रूप से एक ही लीग में नहीं थे। आसपास के छात्र जो अपने सामने ये दृश्य देख रहे थे, सभी अवाक रह गए। फायर स्पिरिट अकादमी के छात्र कांपने लगे। जब उन्होंने वांग बाओले को देखा तो उनकी आंखों में डर था। खासकर वे कुछ लोग जो पहले बेबाकी से बोल रहे थे, वे डर गए। उन्हें अपने पैरों के बीच एक अजीब तरह का तेज दर्द महसूस हुआ।
वान बाओले ने अपनी कृपाण से पहले जो वार किया था, जिससे डीन भाग गया था, उसका छात्रों पर उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा था। उन्होंने उसे डरावना और लगभग अजेय पाया था, लेकिन वे हमले से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए थे। हालांकि उसके बाद उसके कमर पर लात मारी गई, जिसके बाद बिजली के बोल्ट से हमला हुआ, जिससे फायर स्पिरिट अकादमी के सभी छात्र घबरा गए। उन्हें अचानक ठंड का एहसास हुआ। उसने वास्तव में कमर पर लात मारी थी। उस लात से पैरों के बीच की हर चीज चकनाचूर हो जाती। वह बहुत ही नीची मार थी। सिर्फ लात मारना ही काफी नहीं था। उसने बिजली की तरह वार किया। जो कुछ भी बच जाता वह जल जाता। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के इस डीन वान को लोगों की जांघें बहुत नापसंद होंगी। क्या उसे कोई गुप्त बीमारी है या कुछ और? जैसे ही पीले चेहरे वाले फायर स्पिरिट अकादमी के छात्र जल्दी से पीछे हटे, जिनडोजी सहित दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों में अचानक भावनाओं का उफान आ गया। उन्होंने चोटिल चेहरे और सूजी हुई आंखों वाले वान बाओले को बिल्कुल अलग नज़र से देखा। उन्होंने उसे स्कूल के उच्च प्रबंधन का एक साधारण सदस्य समझा था, लेकिन जब उन्होंने अब वान बाओले को देखा तो उनकी आंखें प्रशंसा और सम्मान से भरी हुई थीं। वे उत्साह से अभिभूत थे। उन्हें एक अवर्णनीय एहसास हुआ कि वान बाओले उनके लिए खड़े हो गए हैं। भले ही ली वुचेन वह व्यक्ति नहीं था जिसने उन्हें पीटा था, फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों ने ही ऐसा किया था। वे जानते थे कि डीन वान को यह संभवतः पता नहीं हो सकता था। ऐसी परिस्थितियों में वह उनके लिए खड़ा हुआ था और अन्य अकादमी के शिक्षकों और डीन की पिटाई की थी। वे इससे अधिक भावुक नहीं हो सकते थे, खासकर ये देखकर कि वान बाओले कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी कृपाण के एक झटके से डीन को उड़ा दिया था, वाइस डीन को लात मारी थी और बाकी 7 से 8 शिक्षकों को भी उड़ा दिया था। हर चीज़ ने उनके युवा दिलों को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया और वे वान बाओले के प्रति सम्मान की भावना महसूस करने लगे। वान बाओले ने जिनडोजी और उनके छात्रों के चेहरों पर भाव देखे। उसने पलकें झपकाईं, फिर तुरंत अपनी छाती फुला ली। अपनी कृपाण उठाकर ली वुचेन की ओर इशारा करते हुए उसने शांति से कहा, मेरे छात्रों को मारने की यही सजा है। याद रखो, केवल मैं ही अपने छात्रों को धमका सकता हूँ, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। वान बाओले ने गर्व से कहा। दूर से ली वुचेन ने अपने दिल में कोसना शुरू कर दिया। उसके पास स्पष्ट रूप से खुद को बचाने का कोई साधन था। वान बाओले से बिजली की शक्ति से चलने वाली लात खाने और उसके मुंह से खून निकलने के बाद उसका शरीर एक चमकदार बैंगनी रोशनी में लिपटा हुआ था। उसके ठीक होने की गति अलौकिक थी और वह अपने पैरों पर संघर्ष करने में कामयाब रहा। वान बाओले के शब्दों ने उसे एहसास दिलाया कि पूर्व ने अपने बेशर्म तरीके नहीं बदले हैं। उसने छात्रों पर एक भी हाथ नहीं उठाया था। गुस्से में उसने अपना मुंह खोला और विरोध करने वाला था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और इससे पहले कि वह एक भी शब्द कह पाता, वान बाओले ने व्यंग्य किया, तुम बिल्कुल सही हो। मैं, वान बाओले, अपने छात्रों के प्रति पक्षपाती हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया। ली वुचेन के पास शब्द नहीं थे। उसने वान बाओले के पक्षपात के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे पहले तो कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला। मुझे पता है कि तुम्हारी एक बहन है। इसका आज जो हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। ली शियू ने मुझे पहले ही बता दिया है कि वह अपनी बड़ी बहन को मुझसे मिलवाना चाहता है। मुझे तुम्हारी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज मैं सबको एक बात स्पष्ट कर दूंगा, जब तक वह मेरा छात्र है, जब तक वह मुझे डीन कहता है, मेरा पूरा सम्मान करता है और मेरी बात मानता है, मैं कभी किसी को उसे धमकाने की अनुमति नहीं दूंगा। न तुम, ली वुचेन, न फायर स्पिरिट अकादमी के तुम्हारे शिक्षक, न तुम्हारे डीन, न ही खुद फेडरेशन के अध्यक्ष। वान बाओले ने अहंकार से घोषणा की। वह चुपचाप प्रसन्न था। शेख ही बघारने में वह कब चूक गया था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के सभी छात्र भावनाओं से अभिभूत हो गए। वे उत्साह और उत्तेजना से कांप उठे, शब्दों से परे चले गए। वे अभी भी बहुत छोटे थे। उन्होंने देखा कि कैसे वान बाओले ने उनके लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी और युद्ध में वह कितना मजबूत था, और उन्होंने उसका उत्साहपूर्ण भाषण सुना और उनकी आंखें नम हो गईं। डीन, अब से, डीन, हम आपकी हर बात सुनेंगे। आप हमसे जो भी करवाना चाहते हैं, हम उसे पूरा करेंगे। हमारे पराक्रमी डीन की जय हो। डीन, क्या आप एक गॉडसन की तलाश कर रहे हैं? अब से, मैं, जिनडोजी, आपको अपने गॉडफादर की तरह मानूंगा। फायर स्पिरिट अकादमी के डीन ली वुचेन, जो लंगड़ाते हुए वापस आए थे, और अन्य शिक्षक छात्रों से आ रही उत्तेजित घोषणाओं को देखकर चौंक गए। उन्होंने अपने छात्रों की ओर देखा और देखा कि काफी संख्या में छात्र वान बाओले को सम्मान और श्रद्धा के साथ घूर रहे थे। ये छात्र जिनडोजी और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के अन्य छात्रों को ईर्ष्या से देख रहे थे। इससे उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। ली वुचेन भी उतने ही चिंतित थे और जल्दी से चिल्लाए, वान बाओले, भले ही हम दोनों ही साधक हैं, हम अपनी अपनी अकादमियों के उपडीन भी हैं। व्यक्तिगत जीत से क्या फ़ायदा? क्या आप 3 महीने बाद मार्टियन डे पर एक टूर्नामेंट आयोजित करने की हिम्मत रखते हैं और हमारे छात्रों को तब लड़ने देते हैं?
चलो एक उचित दोस्ताना आदान प्रदान करते हैं। देखते हैं कि किसके छात्र सबसे मजबूत हैं। हारने वाला पोता बन जाएगा। जब भी वह विजेता को देखेगा तो उसे झुकना होगा और विजेता को अपने दादा के रूप में संबोधित करना होगा। वांग बाओले ने अपनी भौं उठाई। ली वुचेन ने जो अभी कहा था वह बिल्कुल सही था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपनी कृपाण को एक तरफ लहराया और शांत भाव से कहा, जरूर, मुझे किस बात का डर है। एक हवा ने उसके बालों को हिला दिया। ढलते सूरज की गर्म चमक ने वांग बाओले के चेहरे को रोशन कर दिया। इससे वह सामान्य से थोड़ा पतला दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर एक अवर्णनीय आभा बन गई थी। उस समय भीड़ में फायर स्पिरिट अकादमी और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी दोनों की कुछ छात्राएं वांग बाओले को और भी अधिक श्रद्धा से देख रही थीं। किसी ने धीरे से फुसफुसाया भी, डीन वांग, बहुत बढ़िया हैं। शाम की चमक के साथ वांग बाओले के तीखे कानों ने भीड़ में किसी के द्वारा उनकी प्रशंसा किए जाने के कोमल शब्दों को सुना। तुरंत उन्हें खुशी हुई कि छात्रों में प्रतिभा को पहचानने की इतनी गहरी नज़र थी। उन्होंने अपना शरीर थोड़ा घुमाया, अपनी मुद्रा बदली और गर्व के साथ शाम के सूरज की चमक में तपते रहे। वांग बाओले को किस तरह से पोज देते हुए देखकर ली वुचेन ने अपने दांत पीस लिए। जाने से पहले वह दबी हुई सांस में कोसते हुए गुर्राया। बहुत जल्दी दूसरे शिक्षकों के निर्देश पर बैटल एक्स होटल के बाहर मौजूद फायर स्पिरिट अकादमी के छात्र एक के बाद एक चले गए। हालांकि उनमें से कुछ लोग स्पष्ट रूप से वांग बाओले से प्रभावित थे। जाते समय उन्होंने अपना सिर वांग बाओले की ओर घुमाया, उनकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। दूसरी ओर दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र वांग बाओले के चारों ओर जमा होकर बेहद उत्साहित थे। उन्होंने अपनी आंखों में जोश नहीं छिपाया, क्योंकि उनके लिए वांग बाओले ने जो कुछ भी सहा है उसके बाद वह एक बेहतर व्यक्ति थे। फायर स्पिरिट अकादमी ने उल्लेख किया है कि वे हमारे साथ एक स्पैरिंग मैच में शामिल होना चाहते हैं। मुझे बताओ, क्या आप सभी आश्वस्त हैं? वांग बाओले ने शांति से कहा। अपने धार्मिक आयुध को दूर रखते हुए उन्होंने अपनी नज़र उन छात्रों पर घुमाई जो उनका सम्मान करते थे। इन 10 छात्रों के उत्तर ऊर्जावान, भावुक और जोरदार थे। हाँ, बहुत बढ़िया। चूंकि आप सभी आश्वस्त हैं, इसलिए मैं आपको अपनी शीर्ष गुप्त रणनीति सिखाऊंगा। वांग बाओले ने हाथ हिलाया और अपना क्रूजर निकाला और फिर बैटल एक्स होटल से निकल गया। पृष्ठभूमि में छात्रों की जय जयकार और प्रत्याशा थी। हालांकि जाने से ठीक पहले वांग बाओले ने होटल के प्रभारी व्यक्ति जू झेंजिंग से मुलाकात की और एक आदेश भेजा, मेरे लिए 100 कुल्हाड़ियां बनाओ जिनकी धारें फायर स्पिरिट कॉलेज की ओर हों। वांग बाओले की अद्भुत युद्ध क्षमताओं को अपनी आंखों से देखने के बाद जू झेंजिंग भी बेहद हैरान था। अब वांग बाओले की बातें सुनकर उसने जल्दी से अपना काम पूरा कर लिया। वह जानता था कि उसका यह नया नियोक्ता फायर स्पिरिट कॉलेज का दुश्मन था। ये वास्तव में सच था। वांग बाओले ली वुचेन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और यह भावना आपसी थी। अगर उनके बीच कोई संघर्ष न होता तो यह इतना मायने नहीं रखता। हालांकि चूंकि वे बैटल एक्स होटल में फिर से लड़े थे और इस तथ्य के साथ कि वे एक ही रैंक के थे, वांग बाओले ने ली वुचेन को ये बताने का दृढ़ निश्चय किया कि ली वुचेन द्वारा शुरू किए गए स्पैरिंग मैच में अपने कौशल का प्रदर्शन करके वह कितना प्रभावशाली था। तुम मुझे नहीं हरा पाओगे और तुम्हारे छात्र मुझे नहीं हरा पाएंगे, वांग बाओले ने व्यंग्य किया। उनका इरादा केवल 1 साल के लिए दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में रहने का था, लेकिन अब जब किसी ने उन्हें उकसाया था तो वांग बाओले को लगा कि ली वुचेन को ये बताना उनका कर्तव्य है कि बॉस कौन है। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। होटल के बाहर भयावह और भव्य तरीके से 100 कुल्हाड़ियां घनीभूत रूप से रखी गई थीं। फायर स्पिरिट अकादमी निराश लग रही थी और न केवल ली वुचेन इससे डरे हुए थे, बल्कि शिक्षकों और डीन ने भी उसी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या बदमाश है, हमें 3 महीने में स्पैरिंग बैटल जीतना होगा। फायर स्पिरिट अकादमी के सभी शिक्षक दृढ़ निश्चयी थे। यह विशेष रूप से ली वुचेन के लिए था, जिन्होंने अपनी आंखों में जुनून के साथ स्पैरिंग मैच की तैयारी शुरू कर दी थी। बैटल एक्स होटल के बाहर होने वाली लड़ाई, वह साथ ही वांग बाओले ने उस समय जो कहा वह पूरे दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में शामिल 10 छात्रों के मुंह से फैल गया। फायर स्पिरिट अकादमी ने 100 से अधिक लोगों को हमारे खिलाफ इकट्ठा करके बहुत ही घृणित काम किया। शुक्र है कि डीन वांग हमारे लिए खड़े हुए, अपने सभी शिक्षकों को बुरी तरह पीटा और हमें सामने से बचाया। डीन वांग ने कहा कि कोई भी उनके छात्रों को धमका नहीं सकता, यहाँ तक कि फेडरेशन के अध्यक्ष भी नहीं। आप सभी ने यह नहीं देखा कि शाम के सूरज की रोशनी में डीन वांग कितने प्रभावशाली दिखाई दे रहे थे। वह एक ड्रैगन की तरह थे। उनका भाला बादलों को चीरता हुआ सीधे फायर स्पिरिट अकादमी के डीन की ओर बढ़ रहा था। उस घटना के बाद फायर स्पिरिट अकादमी के सभी छात्र डीन वांग के प्रति बहुत सम्मानपूर्ण हो गए। डीन बहुत ही सौम्य हैं। मैं कभी नहीं भूल सकता कि डीन वांग अपने किक से हमला करते समय कितने शांत लग रहे थे। वांग बाओले की प्रशंसा करने वाले ये 10 छात्र, खासकर जिन डोजी और कंपनी पहले से ही अकादमी के भीतर काफ़ी प्रभावशाली थे। अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करना और इस मुद्दे का जोश से प्रचार करना,
खासकर जब उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे वान बाओले ने अपने विरोधियों की कमर पर जोरदार किक मारी, तो ये खबर दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई। जब उन्होंने कहानियां सुनी तो वे सभी उत्साहित हो गए। अगर वे वयस्क होते तो शायद वे दूसरों की कही हर बात पर इतना विश्वास नहीं करते। हालांकि ये छात्र अभी भी काफी मासूम थे। जिन डोजी और उनके साथी अपने घावों को लेकर कितने उत्साहित थे, ये देखकर वे भी बहुत खुश हुए। फायर स्पिरिट अकादमी ने डीन वांग के साथ शर्त लगाई है, हमें 3 महीने में मुकाबला जीतना ही होगा। हाँ, मैं भी फायर स्पिरिट अकादमी को धूल चटाना चाहता हूँ। पलक झपकते ही पूरा दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी जोश और उत्साह से भर गया। उनकी भावनाओं के पीछे के कारणों ने दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के शिक्षकों को स्थिति को समझने के बाद आश्चर्यचकित कर दिया। उन सभी को लगा कि नवनियुक्त वाइस डीन वान बाओले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कमतर नहीं आंका जा सकता। ये देखकर कि पूरे दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में किस तरह से माहौल बदल गया था, वान बाओले संतुष्ट थे। हालांकि भले ही उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, लेकिन जब उन्होंने दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि वास्तविकता बहुत क्रूर थी। भले ही दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी और फायर स्पिरिट अकादमी दोनों ही बेहतरीन अकादमी थीं, लेकिन दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के डीन ऐसे व्यक्ति थे जो नियमों के अनुसार चलते थे। शायद उनकी उम्र की वजह से उनमें सुधार करने की इच्छा कम थी। इसलिए इन सभी वर्षों में, चाहे वह शिक्षकों की साख के मामले में हो या छात्रों की युद्ध क्षमताओं के मामले में, वे सभी फायर स्पिरिट अकादमी से पीछे रह गए थे। आखिरकार फायर स्पिरिट अकादमी के डीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे जो कॉलेज को बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और साथ ही मास के कई गुटों का समर्थन भी प्राप्त कर रहे थे। इसलिए अगर वे बदलाव के लिए प्रयास नहीं करते तो फायर स्पिरिट अकादमी निश्चित रूप से स्पैरिंग मैच में दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी से आगे निकल जाती। ये वान बाओले के लिए सिरदर्द था। उन्हें कॉलेज को बदलने का भरोसा था, लेकिन 3 महीने पर्याप्त नहीं थे। जब तक पर्याप्त मात्रा में फंड और संसाधन न हो, ये संभव नहीं था। हालांकि भले ही दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी अब फल फूल रही थी, लेकिन ये केवल एक खाली खोल थी जिसके पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे जिन्हें वान बाओले जुटा सकते थे। भले ही वह माज सरकार से संसाधनों और फंड के लिए आवेदन करे, लेकिन मंजूरी में कुछ समय लगेगा। कुछ संक्षिप्त गणना करने के बाद वान बाओले को एहसास हुआ कि समय कम होता जा रहा है और इससे वह और भी परेशान हो गया। मैंने पहले यहाँ प्रयास नहीं किया था और स्थिति को नहीं समझ पाया था। अगर मुझे पहले पता होता कि कॉलेज की यह हालत है तो मैं इतनी आसानी से मैच के लिए राजी नहीं होता। ली वुचेन बहुत चालाक है। वान बाओले परेशान था। उसने इस मामले पर चर्चा करने के लिए दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के डीन से संपर्क किया, लेकिन डीन ने केवल एक मुस्कान पेश की, जिससे वान बाओले को अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की हरी झंडी मिल गई, क्योंकि उसे लगा कि वह वैसे भी सेवानिवृत्त होने वाला था। हालांकि डीन ने कोई विचार नहीं दिया। वान बाओले ने आह भरी, ये जानते हुए कि डीन जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में होना कम से कम कोई बुरी बात नहीं थी, जो कम से कम एक गर्म दिमाग वाला, सक्षम व्यक्ति नहीं था। वह हर चीज़ के लिए सहमत था, लेकिन ये भी इस वजह से था कि उसके सामने चुनौती कुछ ऐसी बन गई थी जिससे उसे खुद ही निपटना था। विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचने के बाद वान बाओले ने आखिरकार लिन तियानहाओ के बारे में सोचा। जब हम इथरियल दाओ कॉलेज में अपने समय के दौरान असहमत थे तो उसे अफवाहें फैलाने का शौक था। वह बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि सिर्फ बदकिस्मत है कि उसे मुझसे मिलना पड़ा। इस विचार के साथ वान बाओले ने तुरंत लिन तियानहाओ को बुलाया और उसके सामने कठिन सवाल फेंका। तियानहाओ, यह मामला दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के भविष्य और प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुम सफल हो गए तो मैं निश्चित रूप से डीन को तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बताऊंगा। वान बाओले ने लिन तियानहाओ के कंधे को थपथपाते हुए अपना गला साफ किया और अपनी आंखों से लिन तियानहाओ पर अपना भरोसा जताया। वान बाओले की बात सुनकर लिन तियानहाओ हैरान रह गया। वह वान बाओले को देखकर हैरान था और खुद भी परेशान था और एक नए सिरदर्द से जूझ रहा था। उसे लगा कि वान बाओले बहुत बेशर्म है। वान बाओले ने ही लड़ाई के लिए निमंत्रण स्वीकार किया था और अब जब ये बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा था तो उसने समस्या उसके सामने फेंक दी। लिन तियानहाओ को वान बाओले के इस वादे पर भरोसा नहीं था कि वह डीन के सामने उसकी तारीफ करेगा। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। चाहे वह उसकी भूमिका हो या उसका पद, वह वान बाओले से आगे निकल गया, जो उसका सीधा वरिष्ठ भी था। ऐसा आदेश वास्तव में उसे उसकी सीमा तक दबा सकता था। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं कि न केवल दाओ कॉलेज में बल्कि अब जब मैं स्नातक हो चुका हूं तब भी उसके द्वारा धमकाया जा रहा हूं। लिन तियानहाओ दुखी और क्रोधित था। हालांकि उसे अपनी नाखुशी व्यक्त करने का समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से अधिक महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांत पीस लिए, धीरे से बोलने से पहले आगे बढ़ा। डीन, अगर यह सिर्फ संसाधनों की बात है, मेरे पास एक विचार है। ओह, वान बाओले अपना चाय का प्याला उठाने ही वाला था, लेकिन उसने लिन तियानहाओ की बातें सुनने के बाद जल्दी से उसकी ओर देखा।
डीन, मुझे पता है कि आपके पास वास्तव में पहले से ही एक विचार है। आप बस मुझे परखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मैं जो अभी कह रहा हूँ वह आपके द्वारा सोचे गए विचार के समान होना चाहिए। मेरी राय में हमारी परेशानियां आसानी से हल हो सकती हैं। इन छात्रों के माता पिता कोई साधारण लोग नहीं हैं। भले ही वे आपके मुकाबले में न हों, फिर भी उन्हें मंगल ग्रह पर प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग माना जाता है। मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से हमारे लिए हमारी परेशानियों को खुशी और पहल के साथ हल करेंगे। आखिरकार मुकाबला मंगल ग्रह के दिन होगा। स्थिति को थोड़ा बदलकर और क्षेत्र का विस्तार करके हम छात्रों के माता पिता को दर्शक बनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इस तरह फायर स्पिरिट अकादमी को हमें दोहराना होगा या थोपने के तरीके के मामले में हारना होगा। हालांकि अगर ऐसा होता है, इसका मतलब है कि दोनों कॉलेजों के छात्रों के माता पिता मैच देखने के लिए आएंगे। यह मार्टिन कॉलोनी के लिए एक शानदार आयोजन होगा और संभावना है कि सिटी लॉर्ड भी मैच देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। ये सिटी लॉर्ड के सामने अपने बच्चों को दिखाने का अवसर पाने जैसा है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को हारते हुए नहीं देखना चाहेंगे, खासकर सिटी लॉर्ड के सामने। लिन तियानहाओ ने जोश के साथ बात की और अनजाने में वांग बाओले का पक्ष लिया, अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी ताकि वह हॉट सीट पर न बैठे। जैसे ही वांग बाओले ने सुना, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। लिन तियानहाओ का विचार उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग दिशा में था, जिसने उसके दृष्टिकोण को व्यापक बना दिया। मुझे इसके बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से मैंने जो सीखा था उसका कितना दुरुपयोग हुआ। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसके अनुसार किसी वरिष्ठ के नाम पर दूसरों को कार्य करने का आदेश देने की विधि के सफल होने की संभावना लगभग 100% थी। वांग बाओले अब लिन तियानहाओ को अलग तरह से देखते थे। अस्पष्ट रूप से संदेह की भावना थी, क्योंकि वह इस बारे में सोचता था कि क्या लिन तियानहाओ ने भी उच्च अधिकारियों की आत्मकथाएं पढ़ी हैं। हालांकि जब उसे याद आया कि लिन तियानहाओ के पिता एक सेकेंडरी रैंक 2 उच्च अधिकारी थे, तो उसे एहसास हुआ कि लिन तियानहाओ को किसी भी आत्मकथा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने पिता के रोजमर्रा के कार्यों से सीख सकता है। इसलिए वांग बाओले ने लिन तियानहाओ के कंधों को मजबूती से थपथपाते हुए हंसा। तियानहाओ, ये वास्तव में तुम्हारे लिए एक काम है और तुमने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया है। डीन के सामने तुम्हारी प्रशंसा करना मेरे लिए सार्थक है। तुमने अभी जो उल्लेख किया है वह बिल्कुल वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा था, वांग बाओले ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन तियानहाओ को घृणा महसूस हुई, लेकिन उसने इसे सतह पर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने आगे जो कहा उससे उसने वांग बाओले की चापलूसी की। यह इतने सालों तक तुम्हारे जैसे वरिष्ठ के अधीन सीखने का परिणाम है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लिन तियानहाओ ने महसूस किया कि उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया है। उसने मन ही मन कोसा, ये सोचते हुए कि वांग बाओले वास्तव में उसके लिए एक अपशकुन था। वह दाओ कॉलेज में एक बदमाश था और मंगल पर तो और भी अधिक, जिसके परिणामस्वरूप अब उसके पास विद्रोह करने की इच्छा नहीं रही। इसके बजाय उसका रवैया चीजों के प्रवाह के साथ चलने का था। लिन तियानहाओ द्वारा अपने पक्ष में करने की कोशिश को सुनकर, जो स्पष्ट रूप से लियू दाओबिन की तरह प्रभावशाली नहीं थी और जो स्पष्ट रूप से दिखाती थी कि वह इस तरह की प्रथाओं का आदी नहीं था, वांग बाओले संतुष्ट हो गया। लिन तियानहाओ को सोफे पर बैठाने के बाद उसने मुस्कुराते हुए बोलना जारी रखा। तियानहाओ, ऐसा लगता है कि तुम पहले ही कॉलेज के उद्देश्य को समझ चुके हो। तुम्हारे पिता सेकेंडरी रैंक 2 नोबल हैं जिन्होंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की है। मैंने तुम्हें ये याद दिलाने की योजना बनाई थी कि अगर तुम कुछ समय के बाद भी मानक के अनुसार प्रदर्शन नहीं करोगे। वांग बाओले ने बोलते समय मुस्कुराया, जानबूझकर उसकी आंखों में एक गहरी नज़र दिखाई। वास्तव में उसने ये भी समझ लिया था कि यह तथाकथित कुलीन अकादमी उतनी बेकार नहीं थी जितनी उसने शुरू में सोची थी। यह उसके लिए बेहद फायदेमंद थी, एक अकल्पनीय स्तर पर। कॉलेज को अपने नियंत्रण में रखने के साथ साथ छात्रों की प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करने का मतलब ये होगा कि उसने पहले ही मंगल ग्रह के मानव संसाधनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। ये मानव संसाधन ज़रूरत के समय बेहद उपयोगी होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। छात्रों के बड़े होने के बाद उनके डीन के रूप में प्रसिद्धि के मामले में भविष्य में उन्हें जो लाभ मिल सकता था वह आश्चर्यजनक होगा। जब उसे ये सब समझ में आया तो वांग बाओले अंदर से भावनाओं और उत्साह से भर गया, भले ही वह सतह पर उदासीन दिखाई दे रहा था। उसे अब यह महसूस नहीं हुआ कि उसका पद नुकसानदेह था। इसके बजाय अब उसे लगा कि यह एक चोरी है। कोई आश्चर्य नहीं कि सेनेटर लिन चाहते थे कि उनका बेटा यहाँ आए। वांग बाओले को एक एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया क्योंकि वह लिन तियानहाओ को देखते हुए मुस्कुराया। लिन तियानहाओ थोड़ी देर के लिए झिझका, अचानक इस बात को लेकर उलझन में पड़ गया कि क्या वांग बाओले को कॉलेज का उद्देश्य बहुत पहले से पता था या उसने अभी अभी नए एहसास पर प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि यह विचार करने के बाद कि अब उनके रिश्ते और भी दोस्ताना हो गए हैं, उन्होंने कुछ भी छिपाने का फैसला नहीं किया और इसके बजाय सच बोला।
डीन, जब मेरे पिता ने मुझे शुरू में यहाँ भेजा था तो मैं आने के लिए बहुत अनिच्छुक था, तब तक जब तक उन्होंने मुझे मास की कुलीन अकादमियों को कमतर न आंकने के लिए नहीं कहा। यहाँ के छात्रों के माता पिता या तो अमीर हैं या प्रभावशाली हैं और वे मास पर काम करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनका दूसरों से गहरा संबंध है। अपने बच्चों का शिक्षक बनना मूल पर नियंत्रण पाने जैसा है। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है कि उनके पास मौजूद गहरे पारस्परिक संबंधों तक पहुँच। इसके अलावा भविष्य में जैसे जैसे छात्र बड़े होते हैं, एक शिक्षक जिसने कभी उन्हें पढ़ाया और उनका विकास किया, वह पहचान और स्थिति के मामले में एक अलग स्तर पर होगा। मेरे पिता ने कहा कि मुझे इन मूल्यवान मानव संसाधनों तक पहुंचने की नींव रखते हुए अपने कौशल को निखारने के लिए यहां आना चाहिए। वांग बाओले आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें लगा कि लिन तियानहाओ के पिता सेनेटर लिन सेकेंडरी रैंक टू नोबल के पद के साथ सिटी लॉर्ड के योग्य थे। ये विचार सरल प्रतीत हुए, लेकिन ये दर्शाता है कि उनका विश्व दृष्टिकोण कितना व्यापक था। वह वर्तमान में जी रहे थे लेकिन भविष्य की योजना बना रहे थे। वांग बाओले ने लिन तियानहाओ के साथ बातचीत जारी रखी, अफवाहों और कार्य के लिए वर्कफ्लो के बारे में कुछ विवरण समाप्त किए। फिर उन्होंने अपना चाय का प्याला उठाने से पहले लिन तियानहाओ के नियंत्रण में पूरा असाइनमेंट पास किया। लिन तियानहाओ जल्दी से उठ खड़ा हुआ, अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद चला गया। जब उसने लिन तियानहाओ को दूर जाते देखा तो वांग बाओले ने चाय का प्याला नीचे रख दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें चमक उठीं। वह खड़ा हुआ और उत्साहित होकर अपने कार्यालय के कई चक्कर लगाए। मुझे 3 महीने में स्पैरिंग मैच में विजयी होना चाहिए। जीतने की प्रबल इच्छा को बनाए रखते हुए वांग बाओले ने अपनी योजनाओं को पूरा करना और उन्हें बेहतर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन छात्रों के बारे में सोचा जो अब प्राचीन मार्शल क्षेत्र के पहले स्तर पर थे। अगर उन्हें प्राचीन मार्शल क्षेत्र में आगे बढ़ना था तो उन्हें एक मजबूत काया की आवश्यकता होगी। केवल इस पद्धति के माध्यम से ही उनके पास प्राचीन मार्शल क्षेत्र के भौतिक मुहर, साथ ही पल्स संवर्धन चरण में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त रक्यूई होगी। काया एक मुद्दा है, जबकि दूसरा होगा एक तुरुप का पत्ता। प्रशिक्षण योजनाएं बनाते समय वांग बाओले ने सबसे पहले अपने पिछले स्व के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि जब वह प्राचीन मार्शल क्षेत्र में थे तब वे दुर्जेय थे। अगर वह अपने छोटे स्व की तरह दसियों या सैकड़ों लोगों का पालन पोषण कर सके तो इस स्पैरिंग मैच का विजेता स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए तुरुप का पत्ता भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस बारे में सोचने के बाद वांग बाओले ने छात्रों को अपना ग्रैपलिंग कौशल सिखाने का फैसला किया। हालांकि इस कौशल को सिखाने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो कोई भी इसे क्रिया में देख चुका था वह इसे कर सकता था। उन्हें बस खुद को इस कौशल से परिचित करने की आवश्यकता थी। हालांकि चाहे वे इससे कितने भी परिचित क्यों न हो, वे कभी भी वांग बाओले जितने अच्छे नहीं हो सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग बाओले के पास भक्षण करने का बीज था। यही कारण था कि जब उन्होंने इसे प्रदर्शित किया तो ग्रैपलिंग कौशल इतना प्रभावशाली था। महान शून्य क्यों भक्षण कला मेरी नींव है और मैं वह कौशल नहीं सिखा सकता। वैसे भी लिटिल मिस्सी मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। इस विचार के साथ वांग बाओले को थोड़ा परेशानी महसूस हुई। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने लिटिल मिस्सी की सलाह लेने के लिए मतिभ्रम क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया। मतिभ्रम क्षेत्र अभी भी बर्फ और बर्फ से ढका हुआ था। हालांकि वांग बाओले ने इस बार लिटिल मिस्सी को नहीं देखा। जब उन्होंने मतिभ्रम क्षेत्र में काला मुखौटा निकाला और अपना प्रश्न दोहराया तो काला मुखौटा थोड़ा चमक उठा, इससे पहले कि उस पर शब्द दिखाई देते। वांग बाओले ने जल्दी से एक नज़र डाली और शब्दों को पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। ये संभव है। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। काले मुखौटे ने एक साधना तकनीक का सुझाव दिया जो अलग थी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक महान शून्य क्यू भक्षण कला के समान थी। इसे इसका सरलीकृत संस्करण कहा जा सकता है। सरलीकृत संस्करण सीखने से भक्षण बीज का निर्माण नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित सीमा तक चूषण बल बन सकता है। ये ग्रैपलिंग कौशल में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये गौण था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुखौटे पर लिखे शब्दों ने वांग बाओले को स्पष्ट रूप से बताया कि इस सरलीकृत साधना तकनीक में प्रशिक्षित होने वाला हर व्यक्ति भक्षण बीज द्वारा नियंत्रित होगा। यह अप्रत्याशित था, फिर भी इससे लाभ हुआ। इसके अलावा प्राचीन मार्शल क्षेत्र के साधकों के लिए इस साधना तकनीक में प्रशिक्षित होना बेहद फायदेमंद होगा और इससे साधना के स्तर को बढ़ाने की दर में तेजी आ सकती है। कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि जब तक वे भविष्य में वांग बाओले के दुश्मन नहीं बन जाते तब तक उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसके बजाय उन्हें काफ़ी लाभ होगा। वांग बाओले ने क्यूई भक्षण कला के सरलीकृत संस्करण के बारे में सोचा और एक निर्णय लिया। मतिभ्रम क्षेत्र छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी प्रशिक्षण योजना को लागू करना शुरू कर दिया। पहले बैच में 500 लोग शामिल थे। अगले 3 महीनों में इन 500 लोगों में से 100 लोगों को स्पैरिंग मैच में भाग लेने के लिए चुना जाएगा। मंगल ग्रह पर स्पैरिंग मैच किसी अखाड़े में नहीं खेला जाता था। इसके बजाय 100 लोग एक समूह बनाते थे जो 100 लोगों के दूसरे समूह के खिलाफ जाते थे।
इससे न केवल किसी की युद्ध क्षमताओं का परीक्षण होता था, बल्कि इससे टीम के सहयोग और समन्वय का भी आकलन होता था। इससे ये चुनौतीपूर्ण तो था ही, साथ ही यह फेडरेशन की भावना के अनुरूप भी था। फेडरेशन को एक नायक की ज़रूरत थी, लेकिन उसे समग्र महानता की ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक इसी तरह दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के डीन ने वाइस डीन वांग बाओले को पूरे अधिकार दिए। 3 दिन बाद दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के भीतर एक विशेष रूप से सीमांकित क्षेत्र में, जिसे खेती के लिए नामित किया गया था, वांग बाओले अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़े खड़े थे, जबकि लिन त्यानहाओ उनके बगल में खड़े थे, जो बेहद सख्त दिख रहे थे। वहां दसियों शिक्षक भी थे जो सख्ती से खड़े थे। वांग बाओले के ठीक सामने एक सार्वजनिक चौक था जहां 500 छात्र व्यवस्थित तरीके से खड़े थे। वहां बराबर संख्या में छात्र और छात्राएं थीं जो वांग बाओले को देखकर उत्साहित और उत्तेजित थे। उनकी आंखों में सम्मान और प्रशंसा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ये खास तौर पर छात्रों के एक हिस्से के लिए था, जैसे कि जिन डोजी, जिनकी आंखों में वांग बाओले को देखकर न केवल सम्मान बल्कि जुनून भी था। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए वांग बाओले ने छात्रों के रवैये के जवाब में संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शांति से बोलने से पहले भीड़ पर अपनी नज़र घुमाई। आज मैं आपको एक अद्वितीय साधना तकनीक सिखाऊंगा। ये साधना तकनीक बेहद कठिन है और इसे आप अपने जीवन भर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी ने मुझे इतना प्रभावशाली बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी याद रखें कि मेरी अनुमति के बिना आप इसे दूसरों को नहीं सिखा सकते। इस तकनीक को बाओले स्वर्ग भक्षण कौशल के रूप में जाना जाता है। वांग बाओले की आवाज़ पूरे पब्लिक स्क्वायर में गूंज उठी, जिससे वहां मौजूद सभी छात्र बेहद हैरान हो गए, खास तौर पर यह सुनकर कि वांग बाओले ऐसा बेजोड़ हुनर सिखा रहे हैं, जिससे वे और भी ज़्यादा उत्साहित हो गए। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी उस बेजोड़ हुनर का नाम, बाओले हेवन डेवोरिंग स्किल। इस नाम ने कई लोगों की आंखें चौड़ी कर दीं। वे भ्रमित हो गए और उनमें से कुछ तो धीमी आवाज़ में बात करने लगे। ये नाम थोड़ा अजीब है। शायद इस साधना तकनीक को हेवन डेवोरिंग स्किल के नाम से जाना जाता है। बाओले शब्द दीन वांग बाओले ने खुद जोड़ा होगा। ये थोड़ा बेवकूफ़ाना लगता है। जब छात्र आपस में चर्चा कर रहे थे तो ट्रिलोनारिस कॉर्पोरेशन के जिन डोजी और साथ ही बैटल एक्स होटल में हुई घटना से गुजरे छात्र सभी ने अपना सिर घुमाया और चर्चा में शामिल छात्रों की तरफ गुस्से से देखा। चुप रहो, तुम में से किसी को भी नहीं पता कि वह हुनर कितना प्रभावशाली है। हमारे प्रिय डीन अपने गुप्त कौशल को प्रदान करने में इतने निस्वार्थ हैं और फिर भी आप सभी उनकी पीठ पीछे गपशप करते हैं। इसका नाम सुनते ही यह बाओले स्वर्ग भक्षण कौशल पहले से ही दुर्जय लगता है। मेरे परिवार में जो कुछ भी पारित किया गया है उससे कई गुना अधिक प्रभावशाली। ये लोग भीड़ को गुस्से से घूर रहे थे, जिन डोजी क्रोध से भड़क रहे थे और उनकी आवाज़ उनमें सबसे ऊंची थी। साधना तकनीक का नाम अपने नाम पर रखने में क्या गलत है, क्योंकि उन्होंने इसे सही तरीके से बनाया है। ये बेहद तार्किक और उचित है और साथ ही ये दर्शाता है कि डीन को अपने कौशल पर कितना भरोसा है। इसके अलावा स्वर्ग भक्षण शब्द का अर्थ है कि डीन बेहद दुर्जय हैं और एक उच्च सम्मानित व्यक्ति हैं। ये हमें ईमानदारी से सीखने और लगन से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह हमें ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी के साधकों को आकाश को सीमा के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक दिन हम उस सीमा को तोड़ने में सक्षम होंगे और स्वर्ग को भक्षण करके अपना नाम बनाएंगे। ये हमें आशा देता है और साथ ही उन्होंने स्वेच्छा से खुद को बलिदान कर दिया ताकि हम सफल हो सकें। साधना तकनीक का सरल नाम दीन की हमारे प्रति आशाओं, स्वर्गीय दाव के प्रति उनकी निडरता, साथ ही हमारे सपनों को पूरा करने के लिए महान दाव में कदम रखने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। आप में से कोई भी उनके प्रयासों को क्यों नहीं समझता? जिन डोजी बेहद दुखी लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने कुछ बहुत ही गहन और कीमती बात समझ ली हो जिसे दूसरे लोग अनदेखा कर रहे थे। जब वे बोल रहे थे तो उनके आसपास के सभी छात्रों में भावनाओं की बाढ़ आ गई। जब उन्होंने वांग बाओले की ओर देखा तो उनकी आंखों में उत्साह और उत्तेजना की झलक थी। जिन डोजी के स्पष्टीकरण ने उन युवा छात्रों के उत्साह को बढ़ा दिया। उनके दिमाग में बादलों पर कदम रखने और स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की छवियां उभरने लगीं। जल्द ही वे लोग भी जिन्होंने शुरू में वांग बाओले से सवाल किए थे या भ्रमित थे, पश्चाताप करने लगे और वे भी उत्साह से भर गए। वे सभी वांग बाओले को जुनून के साथ देख रहे थे और उनके ज्ञान को बताने का इंतजार कर रहे थे। जिन डोजी ने गर्व से अपनी छाती फुला ली, मुट्ठी बांधकर वांग बाओले को प्रणाम किया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने जोर से घोषणा की, अपने ज्ञान को साझा करने के लिए धन्यवाद डीन। जब उसने बात की तो उसके आसपास के छात्रों ने तुरंत उसका अनुसरण किया। तुरंत आवाज़ें सभी दिशाओं में फैल गईं और एक आश्चर्यजनक दृश्य बन गया। यहाँ तक कि वांग बाओले भी हैरान थे। उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे नाम सोच लिया था और कभी नहीं सोचा था कि जिन डोजी इसे इस तरह से समझेंगे। वांग बाओले ही अचंभित नहीं थे। उनके बगल में खड़े लिन त्यानहाओ ने अवचेतन रूप से साधना तकनीक का नाम सुनने के बाद वांग बाओले से खुद को दूर करने का फैसला किया।
आसपास खड़े शिक्षक भी शुरू में भ्रमित थे, लेकिन अब जिन डुओजी की व्याख्या सुनने के बाद उनमें से कई झिझक गए। जिन डुओजी की व्याख्या किसी तरह समझ में आ गई थी। वान बाओले ने अपनी आंखें झपकाईं और जिन डुओजी को देखा, वह भावुक हो गया। उसने सोचा कि वह कितना प्रतिभाशाली है, फिर उसने अपना गला साफ किया और हाथ हिलाया। चूंकि आप सभी समझ गए हैं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, इसलिए आपको आने वाले दिनों में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप में से 400 को हटा दिया जाएगा और आप में से जो 100 बचेंगे, उन्हें भविष्य में संघ में मेरा शिष्य माना जाएगा। वान बाओले ने गर्व से कहा, और जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, 500 छात्र और भी अधिक उत्तेजित हो गए। अधिकांश छात्रों की आंखों में एक भावुक आग जल रही थी, हालांकि सभी की नहीं। भावनात्मक माहौल में डूबे हुए वान बाओले संतुष्ट थे। जब क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया गया था और जब लिन त्यानहाओ और कंपनी चली गई थी, तो वान बाओले ने छात्रों को स्वर्ग भक्षण कौशल प्रदान करना शुरू कर दिया। भले ही स्वर्ग भक्षण कौशल महान शून्य क्यू भक्षण कला का एक सरलीकृत संस्करण है जो भक्षण बीज के गठन की ओर नहीं ले जाएगा, ये चूषण बल के मामले में अभी भी प्रभावशाली था। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि बिना किसी महत्वपूर्ण कठिनाई के इसे मास्टर करना आसान था। इससे 500 छात्रों ने कौशल को याद करने के लिए कड़ी मेहनत की। फिर उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया। स्वर्ग भक्षण कौशल का प्रभाव आश्चर्यजनक था, क्यूई पालन कला से कहीं ज्यादा। जो कोई भी इसमें महारत हासिल करने में कामयाब हो जाता, उसे तुरंत एहसास होता कि उनके शरीर से निकलने वाली चूषण शक्ति ने आसपास की आत्मा क्यूई को मूल गति से कई गुना तेजी से उनकी ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। हे भगवान, यह बाओले स्वर्ग भक्षण कौशल बहुत अद्भुत है। ये बहुत तेज है, कम से कम 5 गुना ज्यादा जितना मैं पहले था। जिन डुओजी सही थे, यही कारण है कि डीन खुद के लिए एक नाम बना सका और इतना दुर्जय बन सका। ये साधना तकनीक अपराजय है। कौशल की शक्ति का अनुभव करने के बाद सभी छात्र उत्तेजित हो गए। उनमें से दसियों ऐसे थे जो पहले से ही उत्कृष्ट क्षमता के थे। कौशल का अभ्यास करने के बाद उन्होंने प्रभावों को और भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से महसूस किया। यहाँ तक कि उनकी रक्त क्यूई भी अधिक केंद्रित हो गई। तुरंत इसने दूसरों को अपने अभ्यास में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया, एक अनमोल कौशल प्राप्त करने पर उत्साहित। ऐसे ही कई दिन बीत गए। 500 छात्रों में से प्रत्येक ने स्वर्ग भक्षण कौशल में महारत हासिल कर ली। व्यक्तिगत रूप से इसके आश्चर्यजनक प्रभावों का अनुभव करने के बाद उनमें से पहले कभी न देखी गई उत्तेजना की लहर उभरी। एक तरफ वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ स्वर्ग भक्षण कौशल की प्रभावशीलता ने उन्हें अभ्यास जारी रखने के दौरान अवर्णनीय रोमांच की भावना दी। इसलिए उनमें से हर एक ने दृढ़ निश्चय किया और लगन से अभ्यास किया। यह एक ऐसा व्यवहार था जो उनके जैसे लोगों में शायद ही कभी देखा जाता है। आखिरकार वे अमीर परिवारों से थे और सभी एक हद तक आलसी थे। जब उन्हें आराम करने का अवसर मिलता तो वे अभ्यास के बारे में कभी नहीं सोचते। हालांकि अभी कई अलग अलग कारक थे जो सभी एक साथ मिलकर प्रेरणा और प्रेरणा की भावना में परिणत होते हैं। तुलना करने के बाद उनकी प्रगति चौंकाने वाली थी। न केवल दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के शिक्षक आश्चर्यचकित थे, बल्कि छात्रों के माता पिता भी अपने बच्चों की वृद्धि को देखकर प्रभावित हुए। कुछ माता पिता जो चिंतित थे, उन्होंने खुद भी साधना तकनीक की जांच की। भले ही उनके बच्चों ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया, फिर भी वे किसी तरह पूछने में कामयाब रहे और जवाब पा लिया। खुद इस पर शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि साधना तकनीक में कोई नुकसान नहीं है। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति की साधना में तेजी से आगे बढ़ने की गति बढ़ जाती है। उन्होंने तुरंत अपने बच्चों को इस कौशल का अभ्यास करने की अनुमति दे दी और वान बाओले के प्रति उनकी जिज्ञासा और कृतज्ञता बढ़ गई। यह एक बेहतरीन साधना तकनीक होनी चाहिए जिसे वान बाओले ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर बनाया है। हर कोई किसी कौशल में महारत हासिल करने के बाद उसे गुप्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन वान बाओले ने वास्तव में इसे मेरे बच्चे को सिखाया। मैं निश्चित रूप से उनका आभारी हूँ। ये साधना तकनीक प्राचीन मार्शल क्षेत्र के साधकों के लिए बहुत उपयुक्त है। हालांकि चूंकि इसे वान बाओले ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया था, इसलिए हमें इसे लीक नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। सभी छात्रों के माता पिता एक आम सहमति पर पहुंचे। उन्हें 3 महीने बाद होने वाले स्पैरिंग मैच की समझ भी मिली। उनके प्रोत्साहन से उनके बच्चे और भी अधिक भावुक हो गए और अपने अभ्यास में और भी अधिक मेहनती हो गए। साथ ही वान बाओले ने प्रत्येक छात्र को अपने माता पिता के पास लाने के लिए संसाधनों की एक सूची दी। इसे देखने और सोचने के बाद, चूंकि संसाधनों का उपयोग उनके बच्चों पर किया जाएगा, इसलिए सभी माता पिता ने स्वेच्छा से उन्हें कॉलेज को दान कर दिया। बस इसी तरह आधा महीना जल्दबाजी में बीत गया। सभी छात्र आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थे और जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका रक्त क्यूई अधिक केंद्रित होता गया। हालांकि स्वर्ग भक्षण कौशल का एक अपरिहार्य दुष्प्रभाव था जो अंततः अधिक स्पष्ट हो गया।
वह था मोटापा। इस आधे महीने में जैसे जैसे 500 छात्र पागलपन से अभ्यास करते गए, उन्होंने जो स्पिरिट क्यूई अवशोषित की थी वह स्पिरिट फैट में बदल गई। ये स्पष्ट था कि चाहे वे पुरुष हों या महिला, उनका वजन दिन ब दिन बढ़ रहा था और वे सभी धीरे धीरे मोटे होते जा रहे थे। आधा महीना पहले वे सभी दुबले पतले थे। हालांकि अभी पब्लिक स्क्वायर पर 500 व्यक्ति 500 मोटे लोगों में बदल गए थे। वे सभी गोल मटोल थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। साथ ही उनके शरीर में रक्त क्यूई आधे महीने पहले की तुलना में कम से कम 2 गुनी मजबूत थी। जिन डोजी जैसे कुछ प्रतिभाशाली कलाकार जो वांग बाओले के दृढ़ विश्वासी थे, इतने मोटे हो गए थे कि वे वांग बाओले से भी अधिक मोटे हो गए थे। उनकी साधना में वृद्धि भी सबसे आश्चर्यजनक थी। रक्त क्यूई क्षेत्र की सीमाओं के करीब बढ़ी और भौतिक मुहर क्षेत्र में कदम रखा, क्योंकि रक्त क्यूई मूल से 6 गुना बढ़ गई। फिर भी वजन बढ़ने और इस तथ्य से कि वे मोटे हो गए थे, कुछ छात्रों को आश्चर्य हुआ। यह विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए था जो अचंभित थीं। उन्हें अपनी उपस्थिति की बहुत परवाह थी और वे पढ़ाई छोड़ने पर विचार कर रही थीं। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि लिन त्यानहाओ, कॉलेज के शिक्षक और यहाँ तक कि छात्रों के माता पिता भी खुश थे, लेकिन साथ ही परेशान भी थे। 500 छात्र मिनी वांग बाओले की तरह लग रहे थे। वांग बाओले को लंबे समय से उम्मीद थी कि ऐसा होगा। ये देखने के बाद कि उसके सभी छात्र मोटे हो गए हैं, उसने पब्लिक स्क्वायर पर एक मीटिंग शुरू की, जहां उसने सभी से बात करते हुए अपने नाश्ते का लुत्फ उठाया। डरने की कोई बात नहीं है। सभी लोग आराम करें, क्योंकि मेरी योजना में सब कुछ विचार किया गया है। वजन बढ़ाना नींव का पहला कदम है। उसके बाद मैं आप सभी को वजन कम करने में मार्गदर्शन करूंगा, जबकि आपकी साधना को और बढ़ावा दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आप सभी को एक ऐसा कौशल प्रदान करूंगा जो स्वर्ग भक्षण कौशल से भी अधिक मूल्यवान है। वह है वजन घटाने की साधना कला। वजन घटाने की साधना का पहला कदम दौड़ना। वांग बाओले के आदेश पर 500 छात्र न केवल पब्लिक स्क्वायर पर बल्कि पूरे कॉलेज में दौड़ने लगे। वे व्यावहारिक रूप से तेज दौड़े, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले था। छात्रों को दौड़ने से कोई थकान महसूस नहीं हुई। वे ऊर्जा से लबालब थे और दौड़ने के दौरान स्पिरिट फैट की मोटी परत अवशोषित हो रही थी। धीरे धीरे सभी को लगा कि उनकी क्षमताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। दौड़ 3 दिनों तक चली। ये देखकर कि उनका फिगर कितनी तेजी से ठीक हो रहा था, छात्रों को राहत मिली। उन्हें एक समस्या के बारे में भी पता चला, और वह ये थी कि कोई व्यक्ति पहले जितना मोटा था, वजन घटाने की साधना के बाद उसकी साधना उतनी ही तेजी से ऊपर उठती थी। उदाहरण के लिए, जिंडोजी ने तुरंत ब्लड क्यूई चरण को तोड़ दिया था और भौतिक सील क्षेत्र में प्रवेश किया था। ऐसे कई छात्र भी थे जिन्होंने ब्लड क्यूई चरण को पूर्ण किया था, और ये छात्र निस्संदेह सबसे मोटे थे। मैंने आप सभी को पहले ही दीन पर विश्वास करने के लिए कहा था। इसके अलावा मोटा होने में क्या समस्या है? मैं जितना मोटा हूँ उतना ही शक्तिशाली हूँ, जिंडोजी ने गर्व से कहा, अपने मोटापे के बारे में अहंकारी। इससे कई छात्र आश्चर्यचकित हुए और साथ ही उन्हें धीरे धीरे ये भी एहसास होने लगा कि यह कितना उचित लगता है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग भक्षण कौशल का और भी अधिक लगन से अभ्यास करते हुए दौड़ना और प्रशिक्षण जारी रखा। वांग बाओले को प्रोत्साहित किया गया और इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र दिन प्रतिदिन अलग दिखने लगे। उनके आंकड़े ठीक हो गए, लेकिन जल्द ही फिर से बढ़ गए। इस बार किसी की भी चिंता नहीं थी, चाहे वह स्कूल के शिक्षक हों या छात्रों के माता पिता। आखिरकार उन्होंने अपने बच्चों में हुए परिवर्तन को अपनी आंखों से देखा था, और 1 महीने से भी कम समय में उनकी साधना में वृद्धि की गति, साथ ही साधना के प्रति उनके जुनून को महसूस किया था। पहला मिलना मुश्किल था और दूसरा और भी दुर्लभ था। इसके अलावा वांग बाओले ने छात्रों के वजन बढ़ने की उपेक्षा नहीं की। जब उन्होंने देखा कि अधिकांश छात्र मोटे हो रहे हैं, तो उन्होंने वजन घटाने की साधना कला का दूसरा चरण सिखाया। वह था भारोत्तोलन। वांग बाओले को अभी भी याद है कि उसने भारोत्तोलन के माध्यम से पहले एक सफलता हासिल की थी। इसलिए उसने भारोत्तोलन पर बहुत जोर दिया और इसने छात्रों को अपने पूरे प्रयासों के साथ पब्लिक स्क्वायर पर वजन उठाने के लिए प्रेरित किया। ऐसा करते समय वे गुर्राहट कर रहे थे। समूह में पुरुष और महिला छात्र थे। न केवल पुरुष छात्र बल्कि महिला छात्र भी अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। महिला छात्रों ने जो डंबल इस्तेमाल किए, वे उनके कई पुरुष सहपाठियों के डंबल से भारी थे। वे इतने मर्दाना तरीके से गुर्राहट कर रहे थे कि पुरुष छात्र हैरान रह गए। वांग बाओले इस परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। वह छात्रों की भीड़ के बीच में घुस गया, उनका उत्साहवर्धन किया। इस समय पब्लिक स्क्वायर के बाहर कई शिक्षक पागलों की तरह वजन उठाने वाले छात्रों को देखकर अचंभित खड़े थे। एक शिक्षक ने एक महिला छात्र को देखते हुए बड़बड़ाया, जो जिंडोजी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। मुझे याद है कि जोऊ मेई सिर्फ 1 महीने पहले एक सुंदर महिला थी। इस समय एक समय की सुंदर महिला मोटापे से ग्रस्त हो गई थी। उसकी ताकत उभर आई थी और उसकी मांसल काया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी।
इसी तरह उसने अपनी साधना में एक सफलता हासिल की, रक्त क्यूई चरण से भौतिक मोहर चरण तक आगे बढ़ते हुए जिन डोजी के पीछे पीछे। जो में अपवाद नहीं थी। हालांकि यह सभी के लिए नहीं था, लेकिन पिछले महीने के प्रशिक्षण और वजन घटाने के बाद 500 छात्रों में से लगभग आधे ने शारीरिक रूप से काफ़ी सुधार किया। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उनमें से हर एक शारीरिक रूप से बेहद मजबूत था। उनमें से प्रत्येक ने कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि वे खुद में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि जल्द ही साधना के मामले में सबसे आगे बढ़ने वाले कुछ छात्र शारीरिक रूप से एक पठार पर पहुंच गए। उनके लिए स्पिरिट फैट को भंग करना मुश्किल था, चाहे वह दौड़ने के माध्यम से हो या वजन उठाने के माध्यम से। इस मुद्दे के जवाब में वांग बाओले, जिन्होंने खुद भी यही अनुभव किया था, बस मुस्कुराए और बोले, आपके माता पिता में से कौन मेरे पास मौजूद ब्लूप्रिंट का उपयोग करके एक बड़ी गलाने वाली भट्टी का निर्माण कर सकता है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, कई छात्रों ने तुरंत जवाब दिया। अंत में जिन डोजी ने अपनी साधना का उपयोग करते हुए, जो अन्य छात्रों से कहीं अधिक थी, अन्य छात्रों को लात मारने में कामयाब रहे ताकि एक जोरदार वादा करने का अवसर प्राप्त कर सकें। निश्चिंत रहें डीन, मैं अपने दादाजी को तुरंत एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजूंगा। अगर यह अगले 2 दिनों में पूरा नहीं हुआ तो मैं उनके साथ सभी संबंध तोड़ दूंगा। जिन डोजी ने अपने आसपास के अन्य नाराज स्कूली छात्रों को अहंकार से देखा। वह खुशी से भर गया क्योंकि उसने सोचा कि वह अपने स्कूली छात्रों को डीन की चापलूसी करने का अवसर कभी नहीं देगा। वांग बाओले ने जिन डोजी के मोटे कंधों को प्रोत्साहित करते हुए थपथपाया, गहराई से उत्साहित। उन्होंने जिन डोजी को और भी सलाह दी, अपने दादाजी के प्रति ईमानदारी से आभार व्यक्त करें। उसके साथ इस तरह से नाता मत तोड़ो क्योंकि यह पितृभक्ति है। जिन डोजी ने तुरंत वांग बाओले के निर्देशों का पालन किया और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। उसी रात ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के बहुत से लोग आए और निर्माण शुरू कर दिया। कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक भी इसमें शामिल हुए। सभी नाखुश थे, लेकिन काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 दिनों के भीतर एक प्रभावशाली गलाने वाली भट्टी वास्तव में बनाई गई थी। भले ही यह इथरियल दाओ कॉलेज की तुलना में अभी भी छोटा था, ये पहले से ही कुछ हद तक काफ़ी हद तक समान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे 2 दिनों के भीतर पूरा किया गया था, जिसका मतलब था कि यह आर्थिक रूप से महंगा निर्माण था। गलने वाली भट्टी के पूरा होने के साथ वांग बाओले आखिरकार अपने वजन घटाने की खेती की योजनाओं की तीसरी चाल को अमल में ला सकते थे। गलाने वाली भट्टी में प्रवेश करने वाले छात्रों का पहला बैच पुनर्जीवित हो गया था। उनके आंकड़े ठीक हो गए थे, जबकि उनकी खेती भी काफ़ी बढ़ गई थी। इससे अन्य छात्र और भी अधिक प्रेरित हुए। साथ ही गलाने वाली भट्टी के सफल निर्माण के बाद उनकी खेती की योजना पूरी मानी गई। उनकी योजना स्वर्ग भक्षण कौशल के इर्द गिर्द केंद्रित थी, ताकि छात्रों की साधना के स्तर को बढ़ाने की गति को बढ़ाया जा सके। उन्होंने बड़ी मात्रा में स्पिरिट वसा को अवशोषित करने के लिए सक्शन बल का लाभ उठाया, जो अन्यथा स्वाभाविक रूप से असंभव होता। जिसके बाद उन्होंने पहले दौड़, फिर भारोत्तोलन और अंत में एक गलाने वाली भट्टी के निर्माण के साथ पाइपलाइन के माध्यम से आगे बढ़े। इन 3 चरणों के माध्यम से, जो स्पिरिट वसा के अवशोषण और विघटन की अनुमति देते हैं, छात्र अपने आंकड़े वापस पाने में सक्षम थे और साथ ही व्यक्तिगत साधना स्तरों के मामले में एक बढ़ावा प्राप्त करते हैं। ये सब उनकी योजनाओं का पहला भाग था। वह केवल दूसरे भाग में आगे बढ़ेंगे यदि पहला भाग सफल होता। उसी समय उन्मूलन प्रक्रिया भी शुरू हुई। आखिरकार हर कोई कौशल सुधार के लिए वजन बढ़ने को सहन नहीं कर सकता था। जिन लोगों को बाहर किया गया उनमें से पहला समूह वे लोग थे जिनमें इस तरह का दृढ़ संकल्प नहीं था। डीन के रूप में वांग बाओले ने छात्रों के इस समूह के लिए जिम्मेदारी महसूस की। जो लोग जाने वाले थे वे अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थे, जो उनके राक्षसी प्रशिक्षण व्यवस्था के बाद बदल गए थे। समाप्त होने के बाद जब वे चले गए तो वांग बाओले ने सभी को सख्ती से घोषणा की कि जो लोग दृढ़ नहीं रह सकते उन्हें स्वर्ग भक्षण कौशल का अभ्यास जारी नहीं रखना चाहिए। यदि वे वास्तव में कौशल का अभ्यास करना चाहते हैं तो उन्हें खुद को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा यदि उनका शरीर का वजन तेजी से बढ़ता है लेकिन वे शारीरिक साधना में बने रहने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए अपने मूलाकार को पुनः प्राप्त करना मुश्किल होगा। बस इसी तरह जैसे जैसे समय बीतता गया, स्पैरिंग मैच में 40 दिन से भी कम समय बचा था। 500 छात्रों में से केवल आधे ही बिना हटाए रह गए। छात्रों के उस समूह ने स्थिति को समझने के बाद बने रहने का फैसला किया। उन्होंने गलाने वाली भट्टी से गुजरने के बाद अपने आकार को बहाल करने के बाद भी बिना किसी हिचकिचाहट के साधना जारी रखने का फैसला किया। वे सभी स्वर्ग भक्षण कौशल में महारत हासिल करने के लिए और भी अधिक दृढ़ थे, और परिणामस्वरूप कुछ ही दिनों में वे फिर से मोटे हो गए। हालांकि कुछ समय बाद गलाने वाली भट्टी भी अपनी प्रभावशीलता खोने लगी, जिससे उनकी साधना की प्रगति धीमी हो गई। वे सभी वांग बाओले से समाधान चाहते थे। वांग बाओले को अपने पूर्व स्व की आकृति उन छात्रों को देखती हुई दिखाई दी। वह भावुक हो गया और आइस स्पिरिट वाटर पीते हुए अपने हाथ हिलाए। निश्चिंत रहें,
मैंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है और पृथ्वी से वजन घटाने की गोलियां खरीदी हैं। ये कल तक आ जानी चाहिए। वान बाओले ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए देखा। छात्रों की प्रत्याशा के बीच मृत्यु की गोलियों का बड़ा बैच जो वान बाओले ने पृथ्वी के इथरियल दाओ कॉलेज के जेड हैयांग से मंगवाया था, अगली सुबह आ गया। मृत्यु की गोलियां वितरित की गईं और उसके बाद के दिनों में पूरे कॉलेज में दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। यहाँ तक कि कॉलेज के भीतर से आने वाली आवाज़ें सुनने वाले राहगीर भी डर गए, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ था। मृत्यु की गोलियों का प्रभाव आश्चर्यजनक था। हालांकि अभी भी कुछ छात्र थे जो इसे झेलने में असमर्थ थे और उन्हें समाप्त कर दिया गया। अंत में 150 से भी कम लोग बचे और मृत्यु की गोलियां इस्तेमाल करने के बाद वे सभी साधना और शारीरिक बनावट के मामले में अपने साथियों से कहीं आगे निकल गए। ये खास तौर पर जिनडोजी और 30 अन्य लोगों के लिए था। वे पहले से ही एक अच्छी नींव से लैस थे। वान बाओले के नेतृत्व में विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ वे तेजी से आगे बढ़े थे। भौतिक सील चरण को पार करने के बाद सीधे पल्स संवर्धन क्षेत्र में कदम रखा। भले ही उनकी नींव ने उनकी उन्नति की दर में कुछ भूमिका निभाई हो, फिर भी इसने कॉलेज और उनके माता पिता को चौंका दिया। साथ ही इसने अन्य छात्रों को प्रेरित किया जो रक्त क्यूई चरण को पार न करने के बावजूद रक्त क्यूई के शिखर पर पहुंचने के कारण बहुत पीछे नहीं थे। साधना के दौरों के बाद उनका शरीर भी मजबूत हो गया था। वान बाओले ने भी पहली बार एक दूसरे के लिए लाभ पैदा करने का अर्थ महसूस किया, जैसा कि लिटिल मिस्सी ने बताया था। वास्तव में अपने शिष्यों की साधना के बाद वान बाओले को महसूस हुआ कि उनके भक्षण बीज में काफ़ी प्रगति हुई है और यही बात उनकी साधना के मामले में भी सच थी। इससे वह बहुत हैरान हुआ। हालांकि वान बाओले को पता था कि वजन कम करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए उसने सभी को अब से स्वर्ग भक्षण कौशल का अभ्यास सीमित करने का सख्त आदेश दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि मौत की गोलियों का असर कम हो रहा है, उन्हें तुरंत स्वर्ग भक्षण कौशल का अभ्यास बंद कर देना था। अन्यथा भले ही वे अपनी क्षमताओं में सुधार करना जारी रख सकते थे, लेकिन उनके लिए वजन कम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। भले ही आप मरे नहीं और फिर भी वजन कम करने में सक्षम होंगे, आपको हर चीज़ पर ध्यान से विचार करना होगा। इसके बाद मैं आप सभी को अपना एक और तुरुप का पत्ता दूंगा और वह है बाओले का दुर्जय कौशल। ये कौशल अपराजय है। जब मैंने कौशल की पहली चाल को अंजाम दिया तो कोई घुटने टेक कर दया की भीख मांगता हुआ मुझे डैडी कहकर संबोधित करता हुआ आया। जब मैंने दूसरा कौशल दिखाया तो कोई बेहोश हो गया और मर गया। जहां तक तीसरे कदम की बात है, यह इतना शक्तिशाली है कि इसका इस्तेमाल कोई अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार इसका इस्तेमाल वर्तमान में किया जाए तो ये पूरी भावी पीढ़ी को मिटा सकता है। ग्रैपलिंग कौशल एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जिसे वान बाओले ने तब सीखा था जब वह प्राचीन मार्शल क्षेत्र में था। उसने प्राचीन मार्शल आर्ट्स के जरिए अपने लिए काफ़ी नाम कमाया, चाहे वह किसी जानवर के हाथ को पकड़कर हो या फिर जब उसने लात मारी और खाली हाथ लौटा हो। अब भी जब वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में पहुंच गया तो वे 3 तुरुप के पत्ते अभी भी कुछ हद तक प्रभावी थे। वान बाओले ने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी जो उसके चंगुल से बच सकता था अगर वह 3 तुरुप के पत्तों को छोड़ देता, जब तक कि उनके साधना स्तरों में बहुत अंतर न हो। जिन डोजी और अन्य छात्र जिन्होंने उस समय बैटल एक्स होटल के बाहर वान बाओले की किक देखी थी, वे ग्रैपलिंग कौशल के बारे में बताए जाने के बारे में सबसे अधिक उत्साहित थे। इसलिए उन्होंने अन्य छात्रों को ग्रैपलिंग कौशल का उदाहरण दिया, जिससे वे इसके बारे में बेहद उत्साहित हो गए। यह इस हद तक था कि वे आराम करने और खाने के बारे में भूल गए और उन्होंने अपने अभ्यास की गति पकड़ ली। अभ्यास में उनकी मदद करने के लिए वान बाओले ने हर एक छात्र को एक कठपुतली से सुसज्जित किया। इस तरह छात्रों के लिए प्रशिक्षण के दौरान यह अधिक रोमांचक होगा। इसके बाद के दिनों में शिक्षकों और अन्य छात्रों ने देखा कि कॉलेज के सार्वजनिक चौक पर 100 से अधिक छात्र लगातार अपनी ही कठपुतलियों से लड़ रहे थे। वे या तो कठपुतली की उंगलियां मरोड़ते थे या उनकी कलाई, और उनमें से सबसे क्रूर जो मेई जैसी महिला छात्र थीं जो तीनों चालों में बेहद दिलचस्पी लेती थीं। वे अक्सर एक शक्तिशाली किक का इस्तेमाल करती थीं जो इतनी क्रूर होती थी कि इसे देखकर हर कोई डर जाता था। इस दृश्य को देखने वाले प्रत्येक छात्र और शिक्षक चौंक गए क्योंकि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यहाँ तक कि जिन डोजी जैसे छात्र भी महिला छात्रों को अपने कौशल का प्रदर्शन करते देखकर हैरान रह गए। उन सभी को लगा कि एक महीने में स्पैरिंग मैच में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस इतना करना था कि फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों को उन्हें देखने के लिए बुलाना था और वे बिना पूछे हार मान लेते थे। ये बिल्कुल निर्दयी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि डीन का ट्रम्प कार्ड खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। जिंडोजी और दूसरे छात्र हैरान थे और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि महिला छात्रों को ट्रम्प कार्ड की उनसे बेहतर समझ थी। वे क्रोधित थे और इस वजह से उन्होंने अपने अभ्यास को और तेज कर दिया। ग्रैपलिंग कौशल ने उनके जीवन को कुछ हद तक बदल दिया, एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया जो पहले कभी नहीं खोला गया होगा।
नतीजतन छात्रों को कौशल के मूल सिद्धांतों की समझ हासिल करने के बाद वे इसे आगे बढ़ाने में सक्षम थे, दूसरे लोगों के बाल खींचने जैसे दूसरे नए ट्रम्प कार्ड बनाने में। अंत में दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के लगभग सभी शिक्षक हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें छात्रों में हुए परिवर्तन पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उन्होंने हमला किया तो यह और भी चौंकाने वाला था। साथ ही भले ही ज्यादातर छात्रों ने स्वर्ग भक्षण कौशल का अभ्यास करते समय संयम बरतने की वांग बाओले की सलाह पर ध्यान दिया ताकि उनके शरीर के आकार में कोई बड़ा बदलाव न आए, फिर भी कुछ छात्र ऐसे थे जो या तो खुद को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, शरीर के वजन पर कोई ध्यान नहीं देते थे, या किसी और वजह से स्वर्ग भक्षण कौशल का अभ्यास करना बंद नहीं करते थे। उनकी युद्ध शक्ति दूसरों से कहीं ज्यादा थी, जो उनके शरीर के वजन की तरह ही दिन ब दिन काफी बढ़ रही थी। इन लोगों में जिन डोजी, जो मेई और साथ ही बैटल एक्स होटल के बाहर मौजूद दूसरे लोग शामिल थे। 40 से भी कम संख्या में छात्र भी शामिल हुए और उनके शरीर काफी मोटे हो गए। आखिरकार उनमें से हर एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और मोटा हो गया। वे खास तौर पर तब नजर आते थे जब वे पब्लिक स्क्वायर पर घूमते थे और छोटे वांग बाओले की तरह दिखते थे। इसलिए छात्रों को जल्दी से 3 समूहों में बांट दिया गया। पहले समूह में मोटे लोग शामिल थे, जबकि दूसरे समूह में कौशल के मामले में थोड़ा पिछड़े हुए थे, लेकिन वे अपने आंकड़े बनाए रखने में कामयाब रहे। इसके बावजूद वे अपने साथियों की तुलना में अभी भी बहुत आगे थे और शारीरिक मोहर चरण तक पहुंच गए। तीसरा समूह सबसे बड़ा समूह था। भले ही उन्होंने अब तक दृढ़ता से काम किया था, लेकिन वे साधना के मामले में रक्तक्यू क्षेत्र को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए थे। हालांकि समूहों के बावजूद पिछले 2 महीनों से वांग बाओले के नेतृत्व में विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था से गुजरने के बाद उनके आत्मविश्वास, साधना, उपस्थिति और व्यक्तित्व के मामले में परिवर्तन हुए थे। एक रोल मॉडल के रूप में वांग बाओले की प्रसिद्धि, साधना और युद्ध कौशल इन छात्रों की ईर्ष्या थे। वे सभी उसकी आंख मूंद कर प्रशंसा करने लगे। परिणामस्वरूप छात्रों ने अनजाने में ही नाश्ता करने की आदत डाल ली। ग्रैपलिंग कौशल की अपनी साधना के बाद ये छात्र धीरे धीरे चालाक बन गए और दूसरों द्वारा उन पर डाले गए विचित्र रूप के अभ्यस्त होते हुए उन्होंने मोटी चमड़ी बनना सीख लिया। जब उसने उन बदलावों को देखा तो वांग बाओले को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि उसके छात्र उसके अच्छे गुणों को अपनाने लगे हैं। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और खुद को देखने के लिए एक आईना निकाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया, खुशी से आहें भरते हुए पब्लिक स्क्वायर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद जिन डोजी, जो हर समय उसे प्यार से देख रहा था, ने आईने को देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। अगले दिन जिन डोजी के स्टोरेज बैग में स्पिरिट स्टोन्स को केंद्रित करके बनाया गया एक शानदार आईना दिखाई दिया। वह समय समय पर इसे बाहर निकालता था, नशे में अपने मोटे शरीर के प्रतिबिंब को देखता था, खुद की तारीफ करता था कि वह कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह आईना धीरे धीरे छात्रों के बीच एक जरूरी चीज बन गया। उनमें से कुछ इसे अक्सर निकालते थे, जबकि कुछ कम निकालते थे। हालांकि बार बार निकालने के बावजूद हर कोई इसे निकालने के बाद खुद पर मदहोश हो जाता था। शायद यही आत्ममुग्धता थी जिसने छात्रों को सम्मोहित कर लिया। धीरे धीरे जिन डोजी और कई अन्य लोग उनके गोल शरीर के आकार के आदी हो गए और वास्तव में खुद को बेहद सुंदर समझने लगे। जब उन्होंने वांग बाओले को देखा तो उन्हें भी वह बेहद सुंदर लगा। वांग बाओले को अपने छात्रों की सुंदरता की इस सही समझ के बारे में पता चला और उन्होंने इसे सही न करने का फैसला किया। यहाँ तक कि उनके मन में एक अविश्वसनीय विचार भी उभरा। क्या होगा अगर पूरा संघ मोटे लोगों से भरा हुआ हो और मोटापे को सुंदरता का एक रूप मानता हो? तब मुझे वजन कम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना? इस विचार के साथ वांग बाओले अपने इस महान सपने से ग्रसित हो गया। भले ही उसने तार्किक रूप से इस मामले को एक क्षणिक विचार के रूप में वर्गीकृत किया हो, लेकिन वह खुद को इसके बारे में सोचने से रोक नहीं सका। अगर वह कभी संघ का अध्यक्ष बन गया और अपने सभी प्रयासों से स्वर्ग भक्षण कौशल को बढ़ावा दिया, तो यह निश्चित रूप से पूरे संघ की समग्र क्षमताओं में सुधार करेगा। साथ ही वह अपने मन में उभरे इस नए सपने को पूरा कर सकता है। उस विचार के साथ वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि यह कोई असंभव काम नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अवधि के दौरान स्वर्ग भक्षण कौशल के प्रदान किए जाने के साथ डीन भी इसे समझने की इच्छा का बहाना बनाकर इसके बारे में पूछताछ करने आए थे। उन्होंने वास्तव में स्वर्ग भक्षण कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए वांग बाओले को एक जेड स्लिप दी। अगर यह सच में हो जाता है तो निश्चित रूप से कुछ छोटी मिसियां होंगी जो मेरी नज़र में दुबली पतली और सुंदर होंगी, लेकिन दूसरों की नज़र में बेहद बदसूरत होंगी। एक उत्साहवर्धक नज़र से उसे आकर्षित करना संभव होगा, या यहाँ तक कि उसे इस अफसोस में कुचलना भी संभव होगा कि वह मेरे सुंदर रूप के लिए अच्छी जोड़ी नहीं थी। इस विचार के साथ वांग बाओले ने जल्दी से अपने सिर पर थप्पड़ मारा। इस बुरे विचार के बारे में आगे सोचने से खुद को बलपूर्वक रोक लिया। मैं इस बारे में सोचना जारी नहीं रख सकता। वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली, अपने दिमाग में इस विचार को गहराई से दबा लिया और खुद साधना शुरू कर दी।
हालांकि वह इस दौरान छात्रों को प्रशिक्षित कर रहा था, लेकिन उसने अपनी साधना की उपेक्षा नहीं की। स्वर्ग भक्षण कौशल के तेजी से आम होने के साथ छात्र और भी तेजी से फाउंडेशन स्थापना के शुरुआती चरण के करीब पहुंचते दिखाई दिए। एकमात्र समस्या ये थी कि वह अभी भी डार्क आर्ट को महसूस करने में असमर्थ था। हर बार जब वह बलपूर्वक इसका अभ्यास करता था तो उसे अवर्णनीय दर्द होता था और उसका शरीर भी अकड़ जाता था। इससे वह बेहद निराश हो गया। वह लिटिल मिस्सी से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए वह और भी दृढ़ हो गया। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैं डार्क आर्ट में महारत हासिल करने में ज़रूर सफल होऊंगा। इस तरह वान बाओले ने छात्रों को अभ्यास और प्रशिक्षण दिया और दिन बीत गए। वार्षिक मार्टियन दिवस भी धीरे धीरे नज़दीक आ गया। ये तथाकथित मार्टियन दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन मार्स सिटी का निर्माण किया गया था और इसका उद्देश्य संघ के बहादुर योद्धाओं को मान्यता देना था, इसलिए इसका नाम रखा गया। इसी समय 3 महीनों के दौरान की गई लगातार तैयारी और जैसे जैसे मुकाबला नज़दीक आता गया, लिन त्यानहाओ की अफवाहें फैलाने की योजना और भी स्पष्ट होती गई। उन्होंने मंगल के प्रत्येक क्षेत्र में सबसे प्रमुख स्पिरिट स्क्रीन को किराए पर लेने के लिए भी अच्छा पैसा लगाया। उन्होंने मुकाबले का प्रचार किया और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों के सभी माता पिता को मार्टियन दिवस पर मुकाबला देखने के लिए आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण कार्ड भी बनाए। इतना ही नहीं, उसने किसी तरह फायर स्पिरिट अकादमी से भी संपर्क किया और उन्हें लागत का आधा हिस्सा स्वेच्छा से देने के लिए राजी कर लिया और अपने छात्रों के माता पिता को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा राज्यपाल को एक दर्शक के रूप में आमंत्रित करने के लिए लिन त्यानहाओ ने पूर्व छात्रों के रिकॉर्ड खोजे और स्नातक करने वाले सभी छात्रों को देखा। भले ही हर कोई भाग नहीं ले सकता था, फिर भी कई लोग आने के लिए सहमत हुए क्योंकि यह उनके अल्मा मैटर से एक निमंत्रण था। मंगल ग्रह पर लगभग आधे शक्तिशाली लोग भाग लेंगे। इस तरह यह मेरे लिए राज्यपाल को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की नींव को मजबूत करता है। सभी तैयारियां करने के बाद लिन त्यानहाओ बेहद आश्वस्त थे क्योंकि उन्होंने मामले की सूचना वांग बाओले को दी। अभी वह पहले से ही वांग बाओले के अधीन काम करने के आदी हो चुके थे। वह समझ गया कि राज्यपाल को आमंत्रित करना ऐसा कुछ नहीं था जिसमें उसे शामिल होना चाहिए। इसके बजाय सही तरीका ये होगा कि वांग बाओले को इसे संभालने के लिए कहा जाए। वांग बाओले ने आगामी मैत्रीपूर्ण मैच पर बहुत अधिक ध्यान दिया। पहले तो उसने अहंकार के कारण ली वुचेन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उसने ली वुचेन से मुकाबला किया और जीत हासिल की, जिससे स्पष्ट रूप से उसका अधिकार और ताकत स्थापित हुई। यह मैच एक छोटे से विवाद से उत्पन्न हुआ था। हालांकि जब उसे अभिजात वर्ग की अकादमी के वास्तविक मूल्य का एहसास हुआ तो उसके दिमाग में तेजी से गियर घूमने लगे। उसे लग रहा था कि यह उसका मौका हो सकता है। यह उसके लिए मौका था कि वह विशालकाय पेड़ की शक्ति को अपने ऊपर कमज़ोर कर दे ताकि भविष्य में उसे उतना डरना ना पड़े। मुझे जो करना है वह है मंगल ग्रह पर खुद को स्थापित करना। मंगल ग्रह के लोगों के बीच खुद को अच्छी तरह से जाना। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूं तो भले ही विशालकाय पेड़ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन वह अपने रास्ते में कई बाधाएं ढूंढ लेगा। सीधे शब्दों में कहें तो मंगल ग्रह पर मैं जितना अधिक ध्यान आकर्षित करूंगा, मैं उतना ही अधिक प्रसिद्ध होऊंगा, मैं उतना ही सुरक्षित रहूंगा। वास्तव में अगर मैं राज्यपाल को जान सकूं और उनका पक्ष प्राप्त कर सकूं तो मुझे विशालकाय पेड़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वांग बाओले ने छात्रों के लिए 3 महीने तक चली गहन साधना के दौरान अपने विचारों को व्यवस्थित किया था और इस अंतिम समझ तक पहुंचे थे। यही कारण था कि वे एक साफ, स्पष्ट जीत पर इतने दृढ़ थे। वे केवल मैत्रीपूर्ण मैच जीतना नहीं चाहते थे, वे बड़े अंतर से जीतना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके छात्र अपने माता पिता, राज्यपाल और पूरे मार्टियन शहर के सामने खुद को साबित करें। इस तरह वे खुद को मजबूती से स्थापित करेंगे और मंगल ग्रह पर अपनी पहचान बनाएंगे। इस जीत के साथ उन्हें पर्याप्त मान्यता मिलेगी। उनके मुकुट पर एक प्रभामंडल लगाया जाएगा और उन्हें प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वांग बाओले ने मैत्रीपूर्ण मैच को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों में खुद को शामिल किया। विज्ञापन पूरे मार्टियन कॉलोनी में स्पिरिट स्क्रीन पर दिखाए गए थे, जिन्हें लिन त्यानहाओ ने किराए पर लिया था। विज्ञापनों में एक संदेश फैलाने के उद्देश्य से वांग बाओले की पिछली उपलब्धियों और प्रशंसाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वांग बाओले न केवल एक अनुकरणीय व्यक्ति थे, वे एक शिक्षक भी थे। उनके शिष्य भी उनके जैसे ही उत्कृष्ट थे। ये कहावत के अनुसार था, एक उत्कृष्ट शिक्षक उत्कृष्ट छात्रों को जन्म देता है। लिन त्यानहाओ द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां करने के बाद वांग बाओले ने तुरंत डीन से संपर्क किया। उन्होंने चतुराई से अपना अनुरोध प्रस्तुत किया और मुस्कुराते हुए डीन से स्वीकृति की स्वीकृति प्राप्त की। वे वांग बाओले के प्रस्ताव से सहमत हो गए। उन्होंने एक साथ निमंत्रण लिखा और इसे मार्टियन कॉलोनी गवर्नर के निवास पर भेज दिया। वांग बाओले ने एक तरफा कार्रवाई करने के बजाय डीन से संपर्क किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे अकादमी पर वांग बाओले के अधिकार के बावजूद डीन अभी भी नामात्र के लिए प्रभारी व्यक्ति थे।
वांग बाओले इथरियल दाओ कॉलेज के रैंकों में एक साधारण छात्र से डिप्टी पवेलियन हेड तक पहुंच चुके थे। उन्हें पता था कि ऐसे मामलों को कैसे संभाला जाता है। उनके दृष्टिकोण ने डीन को बहुत आराम दिया और बाद में उन्हें अकादमी के प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता दी। जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ, आखिरकार मार्टियन डे आ गया। उस दिन पूरा मार्टियन शहर जीवन से गुलजार था। ये पिछले मार्टियन दिनों की तुलना में अधिक शोरगुल वाला था, क्योंकि दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के प्रत्येक छात्र ने अपने माता पिता से मैत्रीपूर्ण मैच का समर्थन करने और उसे देखने के लिए अनुरोध किया था। यही वह मिशन था जिसे वांग बाओले ने उन्हें सौंपा था, और उन्हें इसे पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना था। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में वांग बाओले की वर्तमान स्थिति और प्रतिष्ठा ने सुनिश्चित किया कि छात्र उनकी हर आज्ञा का पालन करें। फायर स्पिरिट अकादमी ने भी यही किया था, जिसमें उक्त अकादमी के छात्रों ने भी मैच में अपने माता पिता की उपस्थिति का अनुरोध किया था। मार्टियन डे पर अनगिनत क्रूजर सभी 30 शहर क्षेत्रों में हवा में तेजी से उड़ते देखे जा सकते थे। वे सभी जोन 12 के अखाड़े की ओर जा रहे थे। उनकी विशाल संख्या से आसमान भर गया था। बहुत से लोग पैदल ही अखाड़े की यात्रा कर रहे थे। सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद कुछ माता पिता के पास अभी भी काम था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बच्चों के अनुरोध को स्वीकार करने की पूरी कोशिश की। त्योहार के दौरान लिन तियानहाओ ने पूरे मार्टियन कॉलोनी शहर में जो स्पिरिट स्क्रीन किराए पर ली थी, उन पर लगातार मैत्रीपूर्ण मैच के बारे में प्रसारण किया गया। लोगों की दिलचस्पी भी जगी। कुछ परिवार ऐसे भी थे जो एक दूसरे को इस हद तक नापसंद करते थे कि अपने बच्चों को एक ही अकादमी में जाने की अनुमति नहीं देते थे। वे सबसे उत्साही थे जो उत्सुकता से अपने बच्चों के स्कूल के मैच में विजयी होने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे अधिक उत्साही छात्र प्रतिभागियों के माता पिता थे। वे स्टेडियम में सबसे पहले पहुंचे और लगभग सभी प्रतिभागियों के माता पिता मौजूद थे। जिनके दादा दादी थे, उन्होंने भी अपने दादा दादी को मैच देखने के लिए घसीटते हुए देखा। मैत्रीपूर्ण मैच का स्थल जोन 12 में एक स्टेडियम जिसमें 1 लाख दर्शक बैठ सकते थे, तेजी से लोगों से भर गया और जल्द ही खचाखच भर गया। दर्शकों की शोरगुल भरी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। वे सभी जाने पहचाने चेहरे थे जो वहां एकत्र हुए थे, और चर्चाओं और हंसी की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। स्टेडियम में चहल पहल थी। बूढ़े झांक, तुम भी यहाँ हो? क्या दुर्लभ दृश्य है। मेरे उस बदमाश ने मुझे यहाँ खींच लिया। ठीक है, देखते हैं कि वे एक साथ मिलकर कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे जैसे स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरता गया, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र प्रतिभागी एकत्रित हुए और क्रूजर पर सवार हो गए। वे जोन 12 स्टेडियम की ओर बढ़ गए। यह अकादमी के लिए एक महत्वपूर्ण मैच था, इसलिए डीन और सभी शिक्षक मौजूद थे और क्रूजर पर सवार थे। जैसे ही क्रूजर आगे बढ़ा, वांग बाओले ने क्रूजर के अंदर छात्रों का खुशी से निरीक्षण किया। छात्र नाश्ता कर रहे थे, या स्पिरिट वाटर पी रहे थे, या शीशों में देख रहे थे। वे सभी छोटे मोटे थे। ये छात्र संघ के भविष्य के स्तंभ होंगे। वांग बाओले ने अंदर से आह भरी। वह एक जोरदार भाषण देने ही वाला था कि तभी एक तेज तर्रार छात्र ने क्रूजर के बाहर जोन 12 में एक विशाल स्पिरिट स्क्रीन लगाई हुई देखी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से स्क्रीन की ओर इशारा किया। जल्दी करो, वहां देखो, ये डीन है। जब उसकी आवाज़ गूंजी तो क्रूजर में बैठे लोगों ने देखा। उन्होंने तुरंत एक विशाल आत्मा स्क्रीन देखी जो सैकड़ों गज चौड़ी थी। स्क्रीन पर वांग बाओले दिखाई दिए। उन्होंने औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी और उनके चेहरे पर एक सख्त भाव था और उनकी चमकदार आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उनकी दाहिनी हथेली उनकी छाती पर रखी हुई थी, उनका सिर आसमान की ओर उठा हुआ था। उनके होठों से एक गहरी आवाज़ निकली, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं मोमबत्ती की रोशनी की एक किरण हूँ जो खुशी खुशी जीवन की इस लौ को बुझा दूंगा ताकि मैं मंगल के छात्रों पर प्रकाश डाल सकूं और भविष्य की ओर मार्ग को रोशन कर सकूं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं खुद को मंगल ग्रह की शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित करूंगा। मैं पढ़ाने और शिक्षित करने के अपने कर्तव्यों को पूरा करूंगा। मैं अपने छात्रों को तैयार करूंगा और उनका विकास करूंगा। मैं उन्हें आत्मा की शुरुआत के युग के भविष्य के स्तंभों में बदल दूंगा। उनके पास सपने, आदर्श, नैतिकता, प्रयास करने की भावना और करुणा होगी। वे मंगल के विकास और समृद्धि के लिए अपना सब कुछ दे देंगे। वे मंगल के सम्मान और गौरव के लिए लड़ेंगे। मैं, वांग बाओले, उपरोक्त घोषणा प्रस्तुत करता हूँ। उनकी आवाज़ में भावनाएं उभर आईं, लेकिन उनकी नज़रें गंभीर और दृढ़ थीं। उनकी आंखों में एक भावुक और जोशीला प्रकाश जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह भविष्य और उनके छात्रों के प्रति उनकी आशाओं और संकल्प को दर्शाता है। कैमरे के कोण के कारण वह सामान्य से भी अधिक दुबले पतले लग रहे थे। वह लगभग सुंदर लग रहे थे और उनके चेहरे पर एक अनोखा आकर्षण था जो उनके दृढ़ संकल्प और जुनून को दर्शाता था। उन्होंने संघ का जिक्र नहीं किया और केवल मंगल ग्रह के बारे में बात की। ये बात मूल मंगलवासियों के दिलों में गहराई से उतर गई। जब उन्होंने ये प्रसारण देखा तो मंगल प्रशासन के उच्च स्तर थोड़े से उत्तेजित हो गए। जब हर कोई प्रसारण से स्तब्ध और प्रभावित खड़ा था तो स्पिरिट स्क्रीन से नाटकीय संगीत बजने लगा और हवा में गूंजने लगा।
यह जोन 12 तक सीमित नहीं था। वर्तमान में शहर के हर जोन में वांग बाओले की उत्साहपूर्ण घोषणा को दिखाया जा रहा था और उनकी छवि को प्रसारित किया जा रहा था। ये देखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक उत्साहपूर्ण क्षण था। न केवल आम पैदल यात्री स्तब्ध थे, बल्कि स्टेडियम की ओर जा रहे माता पिता भी उतने ही हैरान थे। हालांकि उनकी प्रतिक्रियाएं वैंग बाओले के साथ क्रूजर पर सवार छात्रों की प्रतिक्रियाओं से तुलना नहीं कर सकती थीं। वे वैंग बाओले को कट्टरता की हद तक मानते थे। जब उन्होंने स्पिरिट स्क्रीन पर प्रसारण देखा और वैंग बाओले ने जो कहा उसे सुना तो वे बेहद उत्तेजित हो गए। उनकी आंखों में कट्टर जुनून और भी बढ़ गया। यहाँ तक कि दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के शिक्षक भी चौंक कर वांग बाओले को देखने लगे। लिन तियानहाओ अपवाद थे, लेकिन वे चुपके से आहें भर रहे थे। वांग बाओले ने उस हिस्से को फिल्माने और वीडियो में जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। इसे पहले प्रसारित नहीं किया गया था। ये पहली बार था जब इसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। जब वे फिल्मांकन कर रहे थे तब उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। वास्तव में उन्हें ये काफ़ी नाटकीय लगा था। अब इस पर सभी की प्रतिक्रिया देखने के बाद वे इस बात से आश्वस्त हुए बिना नहीं रह सके कि यह कदम कितना शानदार था। जब तक वे मैच जीतते हैं, वांग बाओले न केवल मंगल ग्रह पर अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित करेंगे, बल्कि वे ग्रह पर अपनी छाप छोड़ेंगे। परिणाम और उपलब्धि की परिभाषा ओवरलैप हो सकती है, लेकिन उनका महत्व बहुत अलग है और उनका मतलब पूरी तरह से अलग है। लिन तियानहाओ के आहें भरने का असली कारण यही था। जबकि वांग बाओले ने सभी के चेहरों पर भाव देखे, उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने खांसा। उसने सोचा कि उसे इस समय कुछ नहीं कहना चाहिए। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और आगे की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था और उसकी आंखों में एक गहरी, अथाह नज़र थी। जोन 12 का अखाड़ा जल्द ही वांग बाओले के सामने आ गया। क्रूजर के पास आने से पहले ही वे स्टेडियम से गर्जनापूर्ण शोर सुन सकते थे। दूर से स्टेडियम उड़ते हुए पक्षी की तरह दिखाई दे रहा था। इसके दो फैले हुए पंख दर्शकों से भरे हुए थे। मुख्य भाग केंद्रीय सार्वजनिक चौक था, जहां दोनों अकादमियां अपना दोस्ताना मैच खेलेंगी। केंद्रीय चौक के दोनों ओर बड़े क्रूजर के लिए पार्किंग बे थे और वे थोड़े धंसे हुए थे। छात्र सार्वजनिक दृश्य से छिपे हुए क्रूजर से उतरते थे। केंद्रीय सार्वजनिक चौक तक जाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए रास्ते थे। हम यहाँ हैं। वांग बाओले की आंखों में प्रत्याशा चमक उठी। छात्रों के उत्साह के बीच क्रूजर केंद्रीय चौक के बाईं ओर पार्किंग बे में उतरा। वे अब बाहर क्या था यह नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही वे बाहर निकले, वांग बाओले ने मुड़कर उन छात्रों की ओर देखा जो मैच में भाग लेने वाले थे। तुम्हारे माता पिता सब बाहर देख रहे हैं। चलो एक छोटी सी लड़ाई करते हैं। चलो उन्हें दिखाते हैं कि हम दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी से किस चीज़ से बने हैं। और उस खास तोहफे को मत भूलना जो हमने अपने विरोधियों के लिए तैयार किया है। जीत! जिन डोजी और अन्य लोगों ने चिल्लाया, उनके खून में युद्ध की लालसा और जोश बह रहा था। स्टेडियम में और भी लोग उमड़ पड़े। उन्होंने दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी से क्रूजर को आते देखा था। उनमें से कई, खासकर जो पैदल आए थे, उन्होंने स्पिरिट स्क्रीन पर वांग बाओले की नाटकीय और आश्चर्यजनक घोषणा भी देखी थी। इससे यह अपरिहार्य चर्चा शुरू हो गई कि दोस्ताना मैच कैसे हुआ। ली वुचेन और वांग बाओले के बीच दोस्ताना मैच का प्रस्ताव कोई रहस्य नहीं था। जैसे ही दोस्ताना मैच के बारे में खबर फैली, ज़्यादातर लोगों को इस मामले की जानकारी हो गई। इसका कुछ संबंध दोनों अकादमियों की प्रसिद्ध प्रतिष्ठा से था, लेकिन इसका कुछ संबंध वांग बाओले और ली वुचेन से भी था। मार्टियंस ने उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में देखा, जिन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ली वुचेन इथरियल दाओ कॉलेज के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के शिष्य थे। वे जहां भी जाते, ध्यान आकर्षित करते। वांग बाओले के लिए भी यही बात थी। हो सकता है कि उनके पास ली वुचेन जैसी प्रभावशाली पृष्ठभूमि न हो, लेकिन वे युद्ध में उपलब्धियों की एक प्रभावशाली सूची के साथ एक आकर्षक व्यक्तित्व थे। उन्होंने मिस्टिक लूना दायरे में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से अपना नाम बनाया था। मिस्टिक लूना दायरे की घटना के बाद हर राजनीतिक ताकत की नज़र वांग बाओले पर थी। वे उसके अस्तित्व को अनदेखा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के साधक उसके हाथों मारे गए थे। धार्मिक आयुधों को परिष्कृत करने में उनकी प्रतिभा ने भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। फेडरेशन ने जानबूझकर मिस्टिक ट्रेस बीड्स के उनके निर्माण को गुप्त रखने की कोशिश की थी। हालांकि विभिन्न राजनीतिक ताकतें इसके बारे में कुछ जानकारी खोजने में सक्षम थीं। वे समझते थे कि मिस्टिक ट्रेस बीड्स चंद्रमा पर कितना बड़ा प्रभाव डालेंगे। इन दोनों लोगों की मंगल ग्रह पर तैनाती ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। संयोग से उन्हें एक ही पद पर नियुक्त किया गया था और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप मैत्रीपूर्ण स्कूल मैच हुआ था। बढ़ती बहस और विज्ञापन, साथ ही मैच देखने वाले दर्शकों की भीड़, मैत्रीपूर्ण मैच की खबर को आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले पूरे ग्रह पर जंगल की आग की तरह फैला दिया। फेडरेशन मीडिया को भी इसकी भनक लग गई थी और वे लाइव प्रसारण के इरादे से वहां पहुंचे, लेकिन स्थानीय मार्टियन प्रसारण एजेंसी ने अपने स्थानीय विशेषाधिकारों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने लिन तियानहाओ से संपर्क किया, समर्थन शुल्क का भुगतान किया और लाइव प्रसारण के लिए सबसे अच्छा सौदा हासिल किया। इससे वांग बाओले को एक विचार आया। उन्होंने लिन तियानहाओ को अपने निर्देश दिए और हालांकि लिन तियानहाओ शुरू में अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने अपने दांत पीस लिए और समर्थन और प्रायोजन की तलाश शुरू कर दी। स्टेडियम में हर जगह विज्ञापन बैनर और पोस्टर लगे हुए थे, जीवंत रंग समग्र जीवंत माहौल में चार चांद लगा रहे थे। मार्टियन सिटी के आधे से ज्यादा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों ने इसमें भाग लिया, वे सभी राजनीतिक ताकतों से थे। सेना को भी सक्रिय किया गया और उन्होंने स्टेडियम की सुरक्षा में सहायता की। दोस्ताना मैच का पैमाना बहुत बड़ा हो गया था, दोनों ही तरह से, मतदान की संख्या और मार्टियन राजनीतिक क्षेत्र से भागीदारी के स्तर के मामले में। यही इसका अंत नहीं था। मैच शुरू होने से ठीक पहले दूर क्षितिज में एक लाल रंग का क्रूजर दिखाई दिया, जिसके साथ 7 से 8 काले क्रूजर थे और स्टेडियम की ओर दौड़ा। भीड़ ने जयकारे लगाए। लाल क्रूजर स्पष्ट रूप से एक विशेष सामग्री से बना था। दूर से भी ये तीव्र गर्मी उत्सर्जित करता था। जैसे जैसे ये पास आता गया, गर्मी और अधिक तीव्र होती गई, जैसे कि एक आग जो अपने रास्ते में सब कुछ जला देगी। ये देखने के लिए एक भयानक दृश्य था। राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए हैं। स्टेडियम में मौजूद हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो गया जब उन्होंने लाल क्रूजर को आते हुए क्रूजर को सलामी देते हुए देखा। ये स्टेडियम के ऊपर हवा में मंडरा रहा था और दो आकृतियां एक के बाद एक बाहर निकलीं। हर कोई अपना अभिवादन चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उनका स्वागत करने के लिए आसमान में गड़गड़ाहट की गर्जना उठ गई हो। राज्यपाल को नमस्कार, उपराज्यपाल को नमस्कार। नए आगमन में एक पुरुष और एक महिला थे। महिला अधेड़ उम्र की थी, लेकिन वह अपनी उम्र के हिसाब से जवान दिख रही थी। उसके चेहरे के भाव सुंदर थे और उसकी नज़रें बहुत तेज थीं, जिससे वह सख्त लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अथाह साधना है और उसके लाल रंग के वस्त्रों से तीव्र गर्मी निकल रही थी। वह मार्टियन कॉलोनी की गवर्नर थी। उसके पीछे काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी चल रहा था। वह मार्टियन कॉलोनी का डिप्टी गवर्नर था, विशाल पेड़ जो एक आदमी के वेश में था। स्टेडियम में उतरते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। विशालकाय पेड़ जानबूझकर एक कदम पीछे हट गया, थोड़ा झुककर राज्यपाल को आगे चलने का इशारा किया। लाल रंग के वस्त्र पहने राज्यपाल ने बस मुस्कुराया। उसने सिर हिलाया और मुख्य मंच पर अपनी सीट पर बैठ गई। विशालकाय पेड़ उसके पीछे पीछे आया और उसके बगल में बैठ गया, जिससे उनके आसपास के सभी मंगल अधिकारी चौंक गए। जिनके बच्चे मैच में भाग ले रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने बच्चों को संदेश भेजा, जिसमें उन्हें मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया। आखिरकार राज्यपाल के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का यह एक दुर्लभ अवसर था। राज्यपाल और उपराज्यपाल के आगमन के साथ ही स्टेडियम में माहौल अपने चरम पर पहुंच गया। दोस्ताना मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। लिन तियानहाओ ने इवेंट मैनेजमेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और लोगों की दिलचस्पी जगाई। फायर स्पिरिट अकादमी से परामर्श करने के बाद उन्होंने दोस्ताना मैच के लिए 2 कमेंटेटर नियुक्त किए थे। दोनों कमेंटेटर मंगल ग्रह पर जाने माने थे। पुरुष और महिला कमेंटेटर सार्वजनिक चौक के बीच में खड़े हो गए और लाखों दर्शकों की निगाहों के सामने खुशी से बातचीत करने लगे। उनकी हंसी हवा में गूंज उठी। ठीक है, चलो अनावश्यक बातचीत बंद करें। अगर आप मेरी दाईं ओर देखेंगे तो फायर स्पिरिट अकादमी के प्रतियोगी छात्र भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे होंगे। जैसे ही पुरुष कमेंटेटर ने ये कहा, स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों की नज़र दाईं ओर के गलियारे की ओर मुड़ गई। उन्होंने जल्द ही ली वुचेन को देखा, जो दाव के कपड़े पहने हुए थे, एक अलौकिक आभा और शांत भाव से गलियारे से बाहर निकल रहे थे। उनके पीछे 100 छात्र थे। वे सभी एक जैसी वर्दी पहने हुए थे और उनमें से हर कोई प्रभावशाली लग रहा था। फायर स्पिरिट अकादमी के टीम लीडर अकादमी के वाइस डीन ली वुचेन हैं। आप सभी को उनके नाम से परिचित होना चाहिए। उनके गुरु फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। साथ ही दाववादी ली बहुत कम उम्र में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच गए और वे एक असाधारण आभा बिखेरते हैं। उनके छात्रों ने भी उनकी यह खूबी विरासत में पाई है। बस उन्हें देखो, वे सभी लंबे और सुंदर हैं। बाहरी लोगों ने कहा है कि मंगल ग्रह के लोग कैसे अच्छे दिखने के लिए उपहार में दिए गए हैं। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, अब सोचने पर यह वास्तव में सच है। जब टिप्पणीकार खुशी से बातचीत करते रहे तो दर्शक मुस्कुराने लगे। मार्टियन प्रसारण एजेंसी, साथ ही फेडरेशन मीडिया, दोनों ने अपने कैमरों को ली वुचेन और उनके छात्रों पर जूम इन किया। फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों के माता पिता हंसने लगे। वे बहुत खुश थे और छात्रों को स्वीकार कर रहे थे। दूसरी ओर दाव माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों के माता पिता को अपने सिर में हल्का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। राज्यपाल ने अपने सामने छात्रों के समूह को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह मुड़ी और अपने बगल में विशाल पेड़ के साथ कुछ शांत शब्दों का आदान प्रदान किया। इस पल को न केवल पूरे मार्टियन कॉलोनी ने देखा, बल्कि फेडरेशन के भीतर भी बहुत से लोग इसे देख रहे थे। इसमें ईथरियल दाव कॉलेज के लोग भी शामिल थे।
लियू दाओबिन ने आवश्यक व्यवस्थाएं की थीं और बहुत से लोग स्पिरिट इंट्रानेट के माध्यम से मैच देख रहे थे। ठीक है, अब मेरी बाईं ओर देखते हैं। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। महिला कमेंटेटर बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह सुंदरता और आकर्षण बिखेर रही थी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बाएं गलियारे से गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी। विजय, विजय! चिल्लाहटें बहरा कर देने वाली थीं और तीव्र युद्ध की लालसा से भरी हुई थीं, जो गरजने जैसी थीं। अगर यह केवल छात्रों की होती तो ठीक रहता, लेकिन छात्रों की असंख्य आवाज़ों में वांग बावले की आवाज़ भी थी। परिणामी गर्जना एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट थी जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और महिला कमेंटेटर की आवाज़ को दबा दिया। वह ठिठक गई, फिर जल्दी से ऊंची आवाज़ में बोली, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी का टीम लीडर है, उसने चिल्लाकर कहा। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, अचानक जमीन कांप उठी। अगले ही पल उसकी चौंकी हुई निगाहों और कई दर्शकों की स्तब्ध निगाहों के नीचे गोल मटोल मोटे लोगों का एक समूह बाएं गलियारे से बाहर निकल आया। टीम का नेतृत्व जिन डोजी और जोऊ मेई कर रहे थे। वे न केवल मोटे थे बल्कि मांसल भी थे। जब वे भाग रहे थे तो उनके शरीर से एक विशाल और भयावह आभा फूट रही थी। वे क्रूर और दबंग लग रहे थे। उनके अहंकार ने स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उनके पीछे 90 से ज्यादा छात्र थे। सभी उतने मोटे और मांसल नहीं थे, हालांकि वे फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों की तुलना में काफ़ी बड़े थे। उनकी भुजाओं की परिधि फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों की कमर से ज्यादा चौड़ी थी। वे भागे और केंद्रीय सार्वजनिक चौक पर पहुंचे। दोनों कमेंटेटर चौंक गए और दर्शकों के बीच हंगामा मच गया। क्या हो रहा है? हे भगवान, क्या ये मोटे छात्र दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के हैं? क्या यह और जिन का बच्चा है? हे भगवान, जब मैंने उसे 6 महीने पहले देखा था तो वह ऐसा नहीं दिखता था। वे मैच कैसे जारी रखेंगे? मोटे लोग क्या खा रहे हैं? वे युद्ध के घोड़ों की तरह बने हैं। पूरे स्टेडियम में हंगामा फैल गया और यहाँ तक कि राज्यपाल भी हैरान रह गए। विशाल वृक्ष बिना पलक झपकाए अपने सामने के दृश्य को देखता रहा। लाइव स्ट्रीम देख रहे फेडरेशन के लोग भी जो देख रहे थे उससे उतने ही हैरान थे। सच कहूं तो अगर तुलना का कोई आधार न होता तो सब कुछ ठीक होता। छात्रों के दो समूहों को एक दूसरे के बगल में रखने से यह स्पष्ट था कि कौन कमजोर समूह है और कौन मजबूत समूह। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों के बगल में फायर स्पिरिट अकादमी के छात्र नाजुक टहनियों की तरह दिख रहे थे जो हल्की हवा का सामना नहीं कर सकते थे। फायर स्पिरिट अकादमी के कई छात्र तो तब भी घबरा गए जब दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र उनकी ओर बढ़े। वे सहज रूप से पीछे हट गए और जल्दी से चिल्लाने लगे, दूर रहो, रुको, लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। हे भगवान, वे इतने बड़े कैसे हो गए? हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? उनमें से एक हम में से 100 लोगों से लड़ सकता है। अराजकता ने कुछ ही पलों में अखाड़े और आसपास के दर्शकों के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। ली वुचेन भी मोटे लोगों के समूह को देखकर दंग रह गया। उसके ऊपर भ्रम की स्थिति बन गई। उसने देखा था कि जब वे दोनों कॉलेज में थे तो वांग बाओले कैसे दिखते थे। उसने अपने सामने मोटे लोगों को देखा और अचानक उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। उसे लगा कि उसने सैकड़ों वांग बाओले को अपनी ओर आते देखा है। उसकी सांसें अनियमित हो गईं, लेकिन वह जल्दी ही अपने शुरुआती सदमे से उबर गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने चिंता में अपने दांत भींच लिए। उसने देखा कि कैसे उसके कुछ छात्र प्रतिद्वंद्वी की जबरदस्त उपस्थिति से घबराकर पीछे हट गए थे। उनमें से कुछ तो डर के मारे हौंफने लगे, जिससे उसके चेहरे पर भाव और भी गहरा हो गया। उसने तुरंत उन पर नजर डाली, जिसने आखिरकार भयभीत छात्रों को पीछे हटने से रोक दिया। उन्होंने सदमे और डर के अपने उद्गार बंद कर दिए। हालांकि वे अपने दिलों में अनिश्चितता को नियंत्रित नहीं कर सके। उन्होंने जिन डोजी और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के अन्य छात्रों को देखा, उनके मजबूत मांसल शरीर को देखा और अंदर से कांपने लगे। दोनों टिप्पणीकार अचानक उन मोटे लोगों के समूह को देखकर हैरान रह गए जो उनकी ओर दौड़ पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट के अपने आहार की अधिकता कर ली थी। वे खेत के घोड़ों की तरह मजबूत थे। अपनी कल्पना से भी दोनों टिप्पणीकारों ने कभी नहीं सोचा था कि दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी इस तरह से दिखाई देगी। उनमें से हर एक मोटा व्यक्ति अपनी ठुड्डी को गर्व से और गर्व के साथ ऊपर उठाए हुए था, जिससे श्रेष्ठता और अजेयता का भाव झलक रहा था। दोनों टिप्पणीकार पूरी तरह से शब्दों के लिए खो गए थे। अंत में महिला टिप्पणीकार ने एक गहरी सांस ली और कुछ शब्द कहने के लिए संघर्ष किया। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों की उपस्थिति मजबूत और सशक्त है। उनके मजबूत शरीर आश्चर्यजनक हैं। वे आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं। वे आज अपनी जीत के प्रति आश्वस्त लग रहे हैं। जैसे ही उसने बात की, उसने वांग बाओले को दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी की तरफ से गलियारे से बाहर निकलते देखा। उसका रूप स्वर्ग से उतरे किसी उद्धारकर्ता जैसा था, बात करने के लिए कुछ और। वह जल्दी से फिर बोली, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के टीम लीडर उनके वाइस डीन भी हैं।
मुझे लगता है कि उनका नाम सभी को परिचित है। वह हैं वांग बाओले। वांग बाओले ने अपनी छाती फुला ली और शांति से बाहर चले गए। जैसे ही वह दिखाई दिए, जिनडोजी और अन्य छात्र जोर जोर से जयकार करने लगे। हमारे पराक्रमी डीन की जय हो, हमारे डीन अजय हैं, ली वुचेन हारेंगे। जयकारों ने एक बार फिर कमेंटेटर की आवाज़ को दबा दिया। दोनों कमेंटेटर शर्मिंदा दिखे क्योंकि उन्होंने बात करना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग बाओले अचानक एक बड़ा मेगाफोन निकाल लेंगे। वह वहीं खड़ा रहा और मेगाफोन में बोलना शुरू कर दिया। इंस्ट्रूमेंट द्वारा बढ़ाई गई उसकी आवाज़ कमेंटेटर की आवाज़ से कई गुना तेज थी और यह पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। चलो बेकार की बातें बंद करें और लड़ाई शुरू करें। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। इस लड़ाई के लिए हम किसी भी चीज़ से नहीं रुकेंगे। विजय। जिनडोजी सहित 100 छात्रों ने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से दहाड़ लगाए। उनके माथे पर नसें उभर आईं और उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा एक ही पल में अचानक फूट पड़ी। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी से केवल 5 छात्र प्रतियोगी पल्स एनरिचमेंट स्टैग तक पहुंचे थे। जो भौतिक सील चरण तक पहुंचे थे उनकी संख्या 31 थी और शेष छात्र रक्त क्यू चरण पर थे। उस क्षण जब उन्होंने जोरदार गर्जना की तो शेष छात्रों की साधना को अचानक उनके जोरदार जयकार से बढ़ावा मिला। उनकी साधना उसी क्षण टूट गई और सीधे भौतिक सील चरण में पहुंच गई। इसने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। एक ही समय में एक सफलता, एक ही बार में 50 से अधिक लोग। ये सभी छात्र पहले से ही बहुत प्रभावशाली हैं। उनकी चरम रक्त क्यू चरण की साधना स्पष्ट रूप से एक सामान्य साधक से आगे निकल गई थी। अब जब उन्हें साधना में सफलता मिल गई है तो वे और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। ये वांग बाओले वाकई कुछ खास है। दर्शक सभी आश्चर्य और हैरानी से हौंफ रहे थे। छात्र प्रतियोगियों के माता पिता विशेष रूप से अपने बच्चों को 1 लाख लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से साधना में सफलता प्राप्त करते हुए देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। वास्तव में वांग बाओले की गहन साधना के तहत लोगों का ये समूह कुछ दिनों पहले ही सफलता के कगार पर था। उन्हें वांग बाओले ने रोक लिया था। वह अग्नि आत्मा अकादमी के साथ साथ मंगल ग्रह के प्रशासन को भी आश्चर्यचकित करना चाहता था। प्राचीन मार्शल क्षेत्र के साधकों के बीच लड़ाई उन्हें बच्चों का खेल लग सकती है। भले ही वे मैच देखने के इरादे से आए हों, लेकिन उनकी दिलचस्पी लंबे समय तक नहीं रहेगी। उनके लिए इसे यादगार बनाना मुश्किल होगा। हालांकि अगर टीम के आधे से ज़्यादा लोग एक साथ 1 लाख की भीड़ के सामने साधना में सफलता हासिल कर लेते हैं तो यह एक पब्लिसिटी स्टंट बन जाएगा और काफ़ी ध्यान आकर्षित करेगा। ये लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले अग्नि आत्मा अकादमी पर निराशा बरसाने जैसा होगा। यह उनके विरोधियों के हौसले को तोड़ देगा और उनकी जीत की संभावनाओं को सुरक्षित करेगा। ये छात्रों के लिए भी एक बढ़िया अवसर था। आखिरकार उन्होंने खुद गवर्नर के सामने साधना में सफलता हासिल की थी। निजी और अकेले में सफलता हासिल करने की तुलना में इस घटना का एक अलग महत्व और अर्थ था। उसके तुरंत बाद मैत्रीपूर्ण मैच में जीत हासिल करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। इसीलिए साधना में एक साथ बड़े पैमाने पर सफलता का मंचन किया गया था। इसका प्रभाव वाकई शानदार था। ऊर्जा में अचानक उछाल, विस्फोट, गर्जना और साधना में एक साथ प्रगति के बाद सार्वजनिक चौक पर जीवन शक्ति और ऊर्जा 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। इसने सभी को चौंका दिया और फायर स्पिरिट अकादमी के प्रतियोगी बुरी तरह डर गए। दोनों कमेंटेटर अवाक रह गए। उनकी आंखें बाहर निकल आईं और उनके जबड़े खुले रह गए। ली वुचेन के चेहरे पर भाव इतने गहरे थे कि वह और काला नहीं हो सकता था। उन्होंने फायर स्पिरिट अकादमी के छात्र प्रतियोगियों को देखा। वे सभी चेहरे पर पीले पड़ गए थे और उनकी सांसें असमान हो गई थीं। मैच शुरू होने से पहले ही उन्होंने जीतने की सारी उम्मीद खो दी थी। 100 मोटे लोगों से डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर उनमें से हर एक मोटा व्यक्ति भौतिक मोहर अवस्था में था और उसकी जीवन शक्ति और ऊर्जा स्पष्ट रूप से एक साधारण भौतिक मोहर अवस्था साधक से कहीं ज्यादा थी, तो यह वास्तव में भयभीत करने वाली बात थी। वे भय और चिंता से अभिभूत थे। उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। मैच के नियमों ने उन्हें हार स्वीकार करने से पहले मैदान छोड़ने की अनुमति नहीं दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के 100 छात्रों ने 3 महीने की दर्दनाक और थकाऊ साधना का अनुभव किया था और 3 महीने तक पागलपन झेला था। वे मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर पा रहे थे और खुद को मुक्त करना चाहते थे और अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना चाहते थे। जैसे ही वांग बाओले ने आदेश दिया, जैसे ही वे अपने वर्तमान साधना स्तर को तोड़कर अगले चरण में आगे बढ़े, उन्होंने तुरंत फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों पर हमला कर दिया। टिप्पणीकार अभी मैदान से बाहर भी नहीं निकले थे। सार्वजनिक चौक के बीच में एक अराजक लड़ाई छिड़ गई। युद्ध की चीखें, क्रोध की चीखें, दर्द की चीखें, पीड़ा की चीखें, शोर का एक कोलाहल हवा में गूंज रहा था। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र युद्ध में शीर्ष शिकारियों की तरह हमला कर रहे थे। वे अपने शिकार पर भूखे बाघों की तरह पागलों की तरह झपट पड़े।
उनके भयंकर हमलों ने फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों को शक्तिहीन कर दिया, क्योंकि वे अपनी जमीन पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे और पीछे हटते जा रहे थे। दर्शक देखते रहे, बमुश्किल पलकें झपकाए। हर दृष्टिकोण और कोण से पता चला कि फायर स्पिरिट अकादमी दोनों टीमों में से कमज़ोर थी। पीछे खड़े ली वुचेन को घबराहट होने लगी। वह अचानक चिल्लाया, योजना सी निष्पादित करें, एक सरणी गठन बनाएं। जैसे ही ली वुचेन की आवाज़ गूंजी, फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों ने अपने आतंक के बीच एक सरणी गठन बनाने के लिए हाथापाई की। उन्होंने अपनी साधना के दौरान इसका अभ्यास किया था। विभिन्न राजनीतिक ताकतों के लोगों ने ये देखकर अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने ली वुचेन की रणनीति को मंजूरी दे दी। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के ज़बरदस्त हमलों को दबाने के लिए सरणी गठन का उपयोग करना सही काम था। इसका असर हुआ। इसका एक हिस्सा सरणी गठन के कारण था, इसका दूसरा हिस्सा इसलिए था क्योंकि दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों को इस तरह के युद्ध में अनुभव की कमी थी। वे स्पष्ट रूप से इष्टतम प्रभाव के लिए अपने हमलों का समन्वय करने में अनुभवहीन थे। वान बाओले ने अचानक घटनाओं के इस मोड़ पर भौहें से कुढ़ीं। वह स्पष्ट रूप से खुश नहीं था, क्योंकि उसने अपना मेगाफोन उठाया और गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम लोगों ने दोपहर का भोजन मिस कर दिया? मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट के बाद अगर दूसरी तरफ एक भी व्यक्ति खड़ा है तो मैं तुम्हें अपने शिष्यों में से एक के रूप में नहीं पहचानूंगा। समय अब शुरू होता है। जब वान बाओले ने जो कहा उसे सुनकर दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के 100 प्रतियोगियों की सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, खासकर जिन डोजी की। जैसे ही उसने कल्पना की कि उसे वान बाओले के शिष्य के रूप में निष्कासित कर दिया जाएगा, वह घबरा गया। वह चिल्लाया और फिर आगे बढ़ा, कठोर मांसपेशियों का एक पहाड़, और उंगलियां मोड़ना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। वे घबरा गए और पागल हो गए। ऐसा लगा जैसे युद्ध के देवता ने अचानक उनके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। वे अपने बड़े, मजबूत शरीर और उच्च साधना स्तर पर निर्भर थे और अपने विरोधियों के समूह में सीधे मिसाइलों की तरह खुद को आगे बढ़ाते थे। वे जंगली और क्रूर थे और बिना किसी कारण के वे बादलों के बीच से एक तूफान की तरह अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ते थे और हवा की तरह गिरे हुए पत्तों को हिलाते थे। वे अपनी उंगलियों और कलाइयों को मोड़ लेते थे। वे भीड़ों के झुंड में भेड़ियों की तरह खुलेआम घूम रहे थे। पूरे स्टेडियम में दर्द, चीख पुकार और रोने की आवाज़ें गूंज रही थीं। दर्शक अपनी आंखों के सामने हो रहे दृश्य को देखकर चौंक गए। उन्होंने अपने सिर में एक तेज भनभनाहट सुनी। फायर स्पिरिट अकादमी के छात्र पागल हो रहे थे। उनमें से कई रोने लगे थे। बेशर्म, तुम सभी को कोई शर्म नहीं है। मेरी उंगली छोड़ दो, ये दर्द कर रही है। मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मैं अब और नहीं लड़ूंगा। मुझे बचा लो डैडी। मदद के लिए चीख पुकार और रोने की आवाज़ें हवा में गूंज उठीं। जिन डोजी ने तेजी से अपने कट्टर दुश्मन की उंगली पकड़ ली। उसने तब बैटल एक्स होटल के बाहर उसे पीटा था। उसने उंगली को तेजी से मोड़ा और चिल्लाया, पिताजी को बुलाने से अब तुम्हारी मदद नहीं होगी। मार्टियन प्रशासन, जिसमें गवर्नर और विशाल पेड़ दोनों शामिल थे, ने अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ सार्वजनिक चौक पर अराजक लड़ाई देखी। जल्द ही एक और भी चौंकाने वाला दृश्य सामने आया जिसने उनकी आंखें बाहर निकाल दीं। झोउ मेई ने बलिष्ठ महिला छात्रों की भीड़ का नेतृत्व किया और भयंकर रूप से लड़ाई में कूद पड़ी। उंगलियों और कलाइयों को मोड़ने के अलावा वे एक और रणनीति से लैस थे, पैर की उंगलियों पर लात मारना। झोउ मेई का लक्ष्य एक छात्र था जिसने उसे अनगिनत बार धमकाया था। उसने उसे ब्लैकमेल भी किया था। उसके पिता कॉलोनी अनुशासन आदेश के सदस्य थे। झोउ मेई पहले नर्मभाषी और थोड़ी नम्र थी। यही वजह है कि उसने इन मुठभेड़ों के बारे में किसी से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वह अब एक बदली हुई इंसान थी और उसने मौका देखकर बाहर निकलकर अपने पैर को एक ऐसे लात से मारा जो एकदम सही लगा। चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझे फिर से धमकाने की हिम्मत करते हो। झोउ मेई द्वारा अभी अभी पैर की उंगलियों पर लात मारे जाने वाले छात्र का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने अपने पैर की उंगलियों को पकड़ लिया और जमीन पर गिर गया। अखाड़े में सुनी गई सभी चीखों से कई गुना ज्यादा तेज चीख हवा में फैल गई और पूरे सार्वजनिक चौक में गूंज उठी। जब मार्टियन प्रशासन के कई लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे पूरी तरह से खो गए। झोउ मेई की मां देखने के मंच पर बैठी थी। उसके बगल में एक साधक बैठा था जो उसका अच्छा दोस्त था और वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या वह मेयर है? जब सार्वजनिक चौक पर उनके सामने अराजक लड़ाई शुरू हुई तो मार्टियन प्रशासन ने हैरानी से देखा। इस दिन बहुत सारे आश्चर्य हुए थे। सबसे पहले दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों की मजबूत, मांसल बनावट और उनकी भरपूर ऊर्जा, फिर 50 से ज़्यादा छात्रों की साधना में एक साथ सफलता मिली जब वे फिजिकल सील स्टेज में कदम रख रहे थे। उसके बाद अचानक पागलपन हुआ जिसने वान बाओले के एक आदेश के बाद दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों को अपने कब्जे में ले लिया। जब उनका सामना फायर स्पिरिट अकादमी के एरे फॉर्मेशन से हुआ, जब वे फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों की ओर बढ़े तो उनमें हत्या के इरादे का संकेत था। यह एक हल्की सी गंध थी, लेकिन इसने तुरंत ही दर्शकों की भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
उनमें से लगभग सभी ने युद्ध के मैदान में युद्ध और मृत्यु का अनुभव किया था। वे हत्या के ऐसे इरादों के प्रति बेहद सजग थे। उनकी नज़र में ये सभी छात्र बच्चे थे, लेकिन वांग बाओले की गहन साधना के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने थोड़े समय में ही अपनी मूल खाल उतार दी थी। उनमें अभी भी कुछ बचपन जैसे गुण हो सकते हैं, लेकिन उनकी हत्या के इरादे का विस्फोट और उनकी भयावह आभा ऐसे गुण थे जो उन्हें इस युग के लिए ज़्यादा उपयुक्त बनाते थे। यही वह बात थी जिसने भीड़ को उत्तेजित कर दिया था। यही वह बात थी जिसने उन्हें अतीत में परेशान किया था, कुछ ऐसा जिससे वे चिढ़ गए थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि जितनी बेहतर होगी और वातावरण जितना सुरक्षित होगा, उनके बच्चे उनसे उतने ही अलग होंगे। उनमें कठोर साधना और युद्ध के अनुभव की कमी होगी। वे ग्रीनहाउस में फूलों की तरह सुरक्षित और नाजुक हो जाएंगे। वे 4 दाव कॉलेजों के शिष्यों से तुलना नहीं कर पाएंगे। कॉलेजों के शिष्यों को अपनी कमाई के लिए हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता था। वे छोटे मोटे संप्रदायों और छोटी मोटी राजनीतिक ताकतों के शिष्यों से भी तुलना नहीं कर सकते थे। वे एक दोस्ताना मैच जीत सकते थे, लेकिन जब मौत की लड़ाई की बात आती थी तो वे ही अंततः मारे जाते थे। यही दाव माउंटेन मिस्ट अकादमी और फायर स्पिरिट अकादमी के साथ हो रहा था। ये सबसे मजबूत मामला था। फायर स्पिरिट अकादमी के छात्र सार्वजनिक चौक पर रो रहे थे, उनमें से हर कोई चिल्ला रहा था। वे अपनी सारी लड़ाई हार चुके थे और डर से कांप रहे थे। उनकी सेना बिखर चुकी थी और वे अपने विरोधियों से बचने के लिए लड़ रहे थे। उनमें से कोई भी तेज नहीं भाग सकता था। दूसरी ओर दाव माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र ताकतवर और ऊंचे तथा क्रूर थे। उनमें से 100 छात्र आगे बढ़े और फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों पर टूट पड़े। उन्होंने छात्रों को अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ तक कि एक व्यक्ति द्वारा भाग रहे 1 दर्जन विरोधियों पर हमला करने के मामले भी सामने आए। इस मोड़ पर मैत्रीपूर्ण मैच इस बिंदु पर पहुंच गया था कि दर्शक एक टीम को दूसरे पर भारी पड़ते देख रहे थे, आक्रामकता से और बिना किसी दया के। भेड़ियों और भेड़ों के बीच का अंतर उनके सामने था। मार्टियन प्रशासन के उच्च प्रबंधन के सामने चौंकाने वाला अंतर उजागर हो रहा था। हर कोई चुप हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे दूसरों को पीट रहे थे, या उनके बच्चे पीटे जा रहे थे, या उनके बच्चे मैत्रीपूर्ण मैच में भाग भी नहीं ले रहे थे, कोई भी नहीं बोला। तुलना बहुत स्पष्ट थी। वास्तविक जीवन की लड़ाई के परिदृश्य ने एक नज़र में दिखा दिया कि कौन कमज़ोर पक्ष था और कौन मजबूत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाव माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र उंगलियों और कलाई को मोड़ रहे थे और अपने विरोधियों को कमर में लात मार रहे थे। ये शायद ऐसे छिपे हुए हमले लग सकते हैं जो प्रस्तुत करने योग्य नहीं थे, लेकिन मार्टियन प्रशासन के लिए कोई भी वास्तविक मौत की लड़ाई के दौरान ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करेगा। ऐसी लड़ाइयों के दौरान एक पल किसी के बचने या मरने का फैसला कर सकता है, और एक भी गलती उसकी आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। एक व्यक्ति जितना अधिक युद्धग्रस्त होता है, उतना ही वह ऐसी रणनीति को स्वीकार करता है। दाव माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते थे। उन्होंने अपने बच्चों की शक्ल सूरत में बदलाव देखा था, साथ ही उनकी लड़ने की भावना, उनके आत्मविश्वास के स्तर, उनके द्वारा प्रदर्शित आभा के साथ साथ उनकी साधना के स्तर में भी बदलाव देखा था। यही कारण था कि उन्होंने वांग बाओले की साधना और उनके बच्चों द्वारा दिखाए गए विकास को स्वीकार किया। उन्होंने उनके विकास को स्वीकार किया और विश्वास किया कि वे समाज के भविष्य के स्तंभ बनेंगे। माता पिता उत्साह से भर गए और उन्होंने वांग बाओले को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। मेयर बहुत अच्छा कर रहा है। दर्शकों के बीच बैठी जोऊ मेई की मां मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक सुकून की झलक दिखाई दी। उसकी राय में शारीरिक रूप रंग महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन समय के साथ इसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि किसी की मानसिक तन्यकता और आत्मा ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक दिन में विकसित किया जा सके। वह जानती थी कि मैच से पहले दाव माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों ने जो भयावह रूप और लड़ने की भावना दिखाई थी, वह सब दिखावा था। यह एक कमज़ोर और झूठा दिखावा था, लेकिन वांग बाओले के उन पर गरजने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी लड़ाई की शक्ति का प्रदर्शन किया। यही वह चीज़ थी जिसने फायर स्पिरिट अकादमी को अभिभूत कर दिया था, और यही वह समय था जब उन्होंने वास्तव में अपनी लड़ाई की भावना स्थापित की थी। इससे पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वह प्रबल जीवन शक्ति हो या साधना में अचानक सफलता, सब अंतिम क्षण तक की तैयारी थी। ये सब इसलिए था ताकि वे इतनी भयंकर युद्ध भावना के साथ फूट सकें। ये वांग बाओले न केवल प्रभावशाली व्यक्तिगत गुणों का स्वामी है, बल्कि वह दूसरों को तैयार करने में भी प्रतिभाशाली है। दर्शकों ने अपनी लंबी चुप्पी के बाद एक छोटी सी चर्चा की। विशाल वृक्ष, जो मुख्य दृश्य मंच पर बैठा था, ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और वांग बाओले को एक सार्थक नज़र से देखा। वह नहीं चाहता था कि वांग बाओले मंगल पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करे, क्योंकि इससे उसकी योजनाएं प्रभावित होंगी। हालांकि वह वांग बाओले के लिए खुले तौर पर जीवन कठिन नहीं बना सकता था, और उसने ऐसा केवल गुप्त रूप से किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग बाओले दोस्ताना मैच का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और ज्वार को मोड़ देगा। ये सोचते ही विशाल वृक्ष ने अपने बगल में राज्यपाल की ओर चुपके से देखा। लाल वस्त्र पहने राज्यपाल के चेहरे पर एक भावहीन भाव था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी।
जब तक वह चुप रही, बाकी लोगों ने केवल धीमी आवाज में अपनी चर्चा करने की हिम्मत की। सार्वजनिक चौक पर अराजकता बनी रही। फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों का दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा था। जिन डोजी और जोऊ मेई विशेष रूप से पीछा करने वाले नेता बन गए थे। विस्फोट, चीखें और चीखें हवा में गूंजती रहीं। अभी एक आखिरी कदम बाकी है, लाल रंग के मार्टियन गवर्नर जो सब कुछ देख रहे थे ने बड़बड़ाया। जैसे ही उसने ये कहा, वांग बाओले जो सार्वजनिक चौक पर खड़े थे ने भौहें सिकुड़ीं। उन्होंने जिन डोजी को घूरा और चिल्लाया, जो उत्साह से फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों का पीछा कर रहे थे। जिन डोजी, क्या तुमने बेवकूफ़ी करना बंद कर दिया है? वांग बाओले की आवाज़ अचानक गरजने जैसी थी। जिन डोजी, जो अपने पूरे जीवन में निडर रहे थे और अपने पिता से भी नहीं डरते थे, कांप उठे। उन्होंने जल्दी से अपने दिल में उठ रहे उत्साह को एक तरफ धकेल दिया और याद किया कि वांग बाओले ने मैच से पहले उन्हें क्या निर्देश दिया था। वह अपनी जगह पर रुक गए और रोते हुए फायर स्पिरिट अकादमी के छात्रों पर चिल्लाए, फायर स्पिरिट अकादमी, क्या तुम हार मानते हो? सभी दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र भी चिल्लाने लगे, क्या तुम हार मानते हो? 100 लोगों की गड़गड़ाहट वाकई एक प्रभावशाली दृश्य था। यह एक अविश्वसनीय शक्ति बन गई और फायर स्पिरिट अकादमी के छात्र डर के मारे चिल्ला उठे और अपनी हार का नारा लगाया। उनकी हार की स्वीकृति एक धधकती आग पर छिड़के गए तेल की तरह थी, जिससे दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र प्रतियोगी जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। वे उत्साहित और भावनाओं से अभिभूत थे। वे जीत गए थे। जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उन सभी की थी। उस पल उनकी टीमवर्क पर गर्व और उनका आत्मविश्वास फूट पड़ा। वे गर्व और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके भीतर जो कुछ मुश्किल से विकसित हुआ था, वह उनके उत्साह और खुशी से खिल उठा। उनमें से प्रत्येक के अंदर एक छोटा सा पौधा था जिसने अपनी जड़ें उनके दिलों में गहराई से फैला दी थीं, और इसकी उपस्थिति उनके पूरे जीवन में उनके साथ रहेगी। भविष्य में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब तक उनके दिलों में छोटा सा पौधा रहेगा, वे चुनौतियों का सामना किए बिना अपना सिर ऊंचा रखेंगे। वे इतनी आसानी से भाग्य के आगे नहीं झुकेंगे। युद्ध में बना उनका बंधन अन्य सहपाठियों के साथ उनकी दोस्ती से भी गहरा होगा। मंगल ग्रह के प्रशासन ने ये दृश्य देखा और इससे उन्हें सांत्वना मिली। विजयी छात्रों के माता पिता उत्साह से अभिभूत थे और उनके दिलों में वांग बाओले के प्रति गहरी कृतज्ञता उमड़ रही थी। वांग बाओले भी अपने छात्रों के चेहरों पर उत्साह देखकर उतने ही प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि अगर वे इसे ऐसे ही समाप्त कर देते तो भी कुछ कमी रह जाती। उन्हें याद आया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में क्या पढ़ा था, और उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, कुछ कदम आगे बढ़े और चिल्लाया, इकट्ठा हो जाओ। जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र, जो एक पल पहले उत्साह से जयकार कर रहे थे, तुरंत वांग बाओले की ओर दौड़े और उनके पीछे साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े हो गए। वांग बाओले ने अपने पीछे बैठे छात्रों की ओर नहीं देखा, बल्कि अपना सिर उठाया और सीधे मार्टियन गवर्नर की ओर देखा, जो दूर एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। उन्होंने सलामी देते हुए अपनी मुट्ठियां बांधी और जोर से कहा, आदरणीय गवर्नर, आपका विनम्र सेवक मंगल ग्रह के लिए साधकों की एक टुकड़ी तैयार करना चाहता है, जो लड़ेंगे और युद्ध करेंगे, जो कभी भी बुरी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे और जो विपत्ति का सामना करने में निडर रहेंगे। उन्होंने आज अपनी पहली जीत हासिल की है, लेकिन वे बिना नाम के रह गए हैं। यदि आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे तो मैं गवर्नर से अनुरोध करता हूं कि वे दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्रों की हमारी टुकड़ी को एक टुकड़ी का नाम दें। उनके शब्दों ने तुरंत ही देखने वाले मंचों से देख रहे मार्टियन प्रशासन को चौंका दिया। कई लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वे आश्चर्य से वांग बाओले को देख रहे थे। आभारी माता पिता की आंखें भी चमक उठीं। उन्हें न केवल ये प्रस्ताव एक शानदार विचार लगा, बल्कि उन्हें वांग बाओले के महत्व का भी एहसास होने लगा। इस तरह के विचार के बारे में सोच पाना, ये बच्चा वाकई कुछ खास है। वह न केवल एक मजबूत योद्धा है, बल्कि उसका एक व्यापक सामाजिक नेटवर्क भी है और वह बहुत तेज है। जब अवसर सामने आते हैं तो उसे भुनाने में भी वह माहिर है। फेडरेशन में वांग बाओले का भविष्य निस्संदेह उज्ज्वल होगा। वह महान काम करेगा।